हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। अभी मैं बात करने वाला हूँ मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब क्या? हुकूकुल इबाद। अगर आप देखें तो हमारे नबी ने भी हुकूकुल इबाद के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं। और जब से दुनिया बनी है, हर एक इंसान का हक के बारे में, इंसान के हकूक़ के बारे में बहुत सारे मैसेंजर्स ने काम किए हैं। और जितने भी मैसेंजर्स आए हैं और जितने भी मजहब आए हैं और सारे मजहब के जो धर्म ग्रंथों को अगर देखें तो सारे धर्म ग्रंथों में इंसानियत को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। और इंसानियत को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और इसी को यानी कि ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। तो अभी 10 तारीख को, हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। इस बार भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया है। तो दोस्तों, आज के टाइम में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना यानी हर एक इंडिविजुअल के मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द अर्जेंट नीड ऑफ टाइम। ये वक्त की जो है ना बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे से परेशान है। और किसी ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन रेस इज ह्यूमन रेस इटसेल्फ। यस, बिल्कुल आज के टाइम में अगर देखें तो इंसान को इंसान से ही खतरा है। तो इंसान को इंसान से खतरा, ये बात आती है कहाँ से आती है? तो वही बात आ जाती है कि जब दुनिया में जब आते हैं, जब कुदरत ने इंसान को जब दुनिया में भेजता है तो उसका दिल पाक होता है। और वो बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं। वो झूठ नहीं बोलता है, वो गिबत नहीं करता है, वो चुगलखोरी नहीं करता है, उसके दिल में लालच नहीं होता है, हसद नहीं होता है, बुग़्ज़ नहीं होता है, वो अहंकारी नहीं होता है, वो प्रेम भाव से रहता है और निस्वार्थ भाव से काम करता है। लेकिन जो जो दिन गुजरता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे दिलों में लालच आ जाता है, क्या कहते हैं, हसद आ जाता है, बुग़्ज़ आ जाता है। हमारे अंदर में क्या कहते हैं, झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। हम बहतान फैलाते हैं, हम क्या कहते हैं, जुगलखोरी करते हैं, हम गिबत करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, हम अहंकारी बन जाते हैं। उसके अलावा हम हिंसा करते हैं। उसके अलावा हमारे तरफ से कुछ लोग क्या क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम नहीं करते हैं और प्रेम भाव से भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर डेविएशन जो ये है कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ में डेविएशन होने की वजह से दो तरह की पर्सनालिटी हो जाती है, दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। और ये अच्छे और बुरे इंसान की शुरुआत जो है ना, जब से दुनिया बनी है, आदम अलैहिस्सलाम का दो बेटा, एक हाबिल और काबिल। हाबिल ने काबिल का कत्ल कर दिया था, यानी कि एक बुरा बन गया, एक अच्छा बन गया। तो जब से दुनिया बनी है कि अच्छाई और बुराई दोनों में लड़ाई है, दोनों में ये है। तो रिसेंट केसेस में, रिसेंट ईयर्स में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ इविल पीपुल वो जो है ना इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इविल पीपुल को डिक्रीज करने के लिए हम लोगों को क्या कहते हैं, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के सारे लोगों के अंदर में यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करने की जरूरत है। यही ये मूल मंत्र है। अगर हर एक इंसान के दिलों को अगर पाक कर दिया जाए, उनका दिल क्या कहते हैं, लालच से, हसद से, बुग़्ज़ से अगर पाक हो जाए, हर एक इंसान जो है ना झूठ बोलना बंद कर दे, गिबत करना बंद कर दे, चुगलखोरी करना बंद कर दे, बहतान फैलाना बंद कर दे, हिंसा करना बंद कर दे, अहंकारी होना बंद कर दे, प्रेम भाव से कर रहा है, तो ये दुनिया जन्नत है। और इसीलिए हमारे जो क्रिएटर हैं, जो गॉड हैं, जो अल्लाह है, जो भी है, जो दुनिया जो बनाया है, खूबसूरत बनाया है। तो यहाँ की खूबसूरती को जो बिगड़ती जो आई है, बिगड़ती वहीं से आई है कि लोग डेविएट कर गए यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज से। और इसका असर, जैसे कि ये एक रिसर्च भी ये कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 साल तक हमारे बच्चों का जो 85% ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो हमारे बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले माता पिता होते हैं, फिर उसके अलावा रिश्तेदार होते हैं, समाज के लोग होते हैं, टीचर होते हैं, कम्युनिटी होती है। तो इसी से हम लोग सीखते हैं। और ये जो शुरू का जो 6 साल का जो वक्त होता है, वहाँ पर हमारे बच्चों के पास सबकॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। तो वहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो दे इमिटेट। उसके सामने अगर झूठ बोलिएगा तो झूठ बोलेंगे, गिबत कीजिएगा तो गिबत करेंगे, चुगलखोरी कीजिएगा तो चुगलखोरी करेंगे। उसके सामने में दिल में अगर लालच रखिएगा तो लालच होगा। उसके अलावा उसके सामने में हिंसा करेंगे तो बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो हमें जो है अच्छाई को, यानी कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को जो है हर एक इंसान तक इम्पार्ट करने की जरूरत है। और इम्पार्ट करने के लिए एजुकेट करने की जरूरत है। नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज के साथ साथ जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार के बारे में लोगों को भी क्या कहते हैं, अवेयर करना चाहिए फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। और जो अवेयरनेस के लिए हालांकि होता है बहुत सारा, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट का जो अलग अलग जगह में प्रोग्रामों को कराती रहती है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वो भी कराती रहती है।
तो उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब यह है कि इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रमोट करने की ज़रूरत है, यानी हर स्फीयर तक, यानी ह्यूमन राइट को क्या कहते हैं, समाज के सबसे निचले स्तर तक जो है ना प्रचारित किया जाए, एजुकेट किया जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स, लॉ फर्म या अलग अलग जगह से लेकर के समाज और पंचायत लेवल, हर स्फीयर तक मानवाधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। तो जागरूक करने के लिए जैसे कि टोटल जो है ना 30 ह्यूमन राइट्स है। 30 ह्यूमन राइट में सबसे पहला है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री एंड इक्वल। यस, सारे इंसान जो दुनिया में आते हैं कि सारे इंसान क्या इक्वल हैं। और आप जानते हैं नमाज पढ़ने के लिए अगर सब में अगर खड़ा होते हैं तो सारे लोग एक हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हर एक इंसान को जो वोट देने का अधिकार जो है ना एक है। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल प्लस फ्री, हर एक इंसान जो है फ्री है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये देखा गया है कि हमारे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल पाती है। जनरली बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मेंटल स्लेवरी से शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल स्लेवरी से शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्लेवरी, इकोनॉमिक स्लेवरी के शिकार होते हैं। तो अगर इस कोई भी आदमी किसी भी तरह का अगर स्लेवरी के अगर शिकार है तो वो नहीं होना है, और उसको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा देश 1947 में जो आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज का चले जाना नहीं, एक एक इंडिविजुअल को आज़ाद होना है, एक एक इंडिविजुअल को फ्री होना है। तो कोई भी आदमी आइदर उसके सामने में कोई भी आदमी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। एक्सप्लॉइटेशन में जनरली अभी जो एक पर्सनालिटी के बारे में जो बात कर रहे थे हम लोग, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दे आर द इविल पीपल। वो क्या करते हैं, एक दूसरे की आज़ादी को छीनते हैं, दूसरे के फ्रीडम को छीनते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी लोगों से भी अपने आप को बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं ये बहुत ही क्रूअल होते हैं और ये बहुत ही यातनाएं पहुंचाते हैं, और आज के टाइम में नार्सिसिस्ट लोगों को सुधार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग विक्टिम को, यानी कि हर एक आदमी को जो है ना उसके अधिकार के बारे में एजुकेट करके हम लोग क्या कहते हैं नार्सिसिस्टिक लोगों से दूर कर सकते हैं। तो जनरली जो है जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के अंदर में जो उसको स्लेवरी, उसको गुलाम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये करना है कि वो तो करेंगे, जैसे कि ये कहा जाता है कि जैसे कि नेचर होता है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी चेंज्ड। तो जो उसका नेचर है, जैसे सांप का नेचर है कि क्या कहते हैं जहर देना, क्या बिच्छू का नेचर है डंक मारना, वो करेंगे। लेकिन आपको जो है ना क्या कहते हैं सही रहना है। तो आपको सही रहने के लिए आपको जब पता चलेगा कि मेरा एक अधिकार है, मेरा मानवाधिकार है कि कोई भी आदमी हमको गुलाम नहीं बना सकता है, आइदर क्या कहते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली, बिल्कुल ये आपका ये है। तो उसके लिए आप बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं, और इस तरह की कोई बात अगर होती है तो आप बिल्कुल मानवाधिकार आयोग अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हर एक नागरिक के, पूरे देश के हर एक नागरिक के मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। और स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, आप जाएंगे तो वहां न्याय मिलता है, और बहुत अच्छा उसकी टीम है। वहाँ पर पुलिस होती है, जजेस भी होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इवन के मानवाधिकार आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं रिटायर्ड। उसके अलावा स्टेट में भी जो होता है हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी जिस तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन भी होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है। यहाँ पर एक कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है। भाई हर एक इंसान का, हर एक इंडिविजुअल का अपना मानवाधिकार है, और इस चीज़ के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बताता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजन, किसी भी मजहब की किताबों में अगर आप देखें तो हर एक इंसान का अपना जो है ना अधिकार और कर्तव्य दोनों बात वाज़ेह तौर पर बयान किया जा चुका है। और जहाँ तक अगर मुस्लिम में अगर देखें तो मुस्लिम में भी, कुरान में अगर देखेगा, कुरान में भी हर एक इंसान के हक के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तरह से तौर पर बयान किया गया है। क्या कहते हैं, वालिद के हक है तो उनके कुछ ड्यूटीज भी हैं। क्या कहते हैं, बच्चों के अगर क्या कहते हैं राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। उसी तरह से भाई का कुछ राइट्स है तो बहन का भी कुछ राइट्स है, शोहर का कुछ राइट्स है तो बीवी का भी कुछ राइट्स है। और क्या कहते हैं, हर एक इंसान का इवन के पड़ोसियों का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को अमल में लाने की जरूरत है हम लोगों को दोस्तों। और अमल में लाने के लिए जैसे कि लोग जो बयानात करते हैं, बयानात करने में जो मौलवी लोग, मुफ्ती लोग बयानात करते हैं, आलिम दीन लोग बयानात करते हैं, उसके साथ साथ हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हमारी क्या कहते हैं अच्छी बातों को फैलाना हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि कोई भी आदमी, कोई भी पति अपनी पत्नी को क्या कहते हैं गुलाम नहीं बना सकता है, कोई भी पत्नी अपने पति को गुलाम नहीं बना सकता है, कोई भी पिता अपने बेटा को गुलाम नहीं बना सकता है, कोई भी माता अपने बेटा को गुलाम नहीं बना सकता है, कोई भी पिता अपनी बेटी को गुलाम नहीं बना सकती है, कोई भी माता अपने बेटा को गुलाम नहीं बना सकता है। तो उसी वाइस वर्सा कोई भी भाई अपनी बहन को गुलाम नहीं बना सकता है, कोई भी भाई अपने बहन को गुलाम नहीं बना सकता, इवन कि कोई भी समाज का आदमी एक दूसरे को गुलाम नहीं बना सकता है।
तो उसके लिए हम लोगों को क्या कहते हैं, एक संगठित तौर पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, एक चीज जो देखा जाता है कि जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल खामोशी से दुबके हुए रहते हैं। और नेपोलियन हिल साहब ने भी कहा था कि द वर्ल्ड सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंट ऑफ गुड पीपल। यस, आजकल अच्छे लोगों की जो है ना क्या कहते हैं, एक साथ लेकर के प्रमोट करने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट करते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम करती है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो 3 तंत्र है, क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे लोग उसमें करते हैं। लेकिन वही चीज दूसरे कुछ जो एविल पीपुल है, यानी हर जगह अच्छे लोग हर जगह मिल जाएंगे, बुरे लोग हर जगह मिल जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत ही फुल प्रूफ मुझे एक आइडिया मिला है कि आखिर जो ये पीस को रिस्टोर करने के लिए जो एक पर्सनालिटी असेसमेंट, अगर हम लोग साइकोलॉजी का के बारे में लोगों को भी अगर एजुकेट कर दिया जाए और पर्सनालिटी असेस अगर कर दिया जाए तो हम लोग एक कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि अलग लोगों के अधिकार को हनन करने वाले जो आदमी होते हैं, दे आर नार्सिस्ट। तो पहले भी मैं वीडियो में बताया था कि नार्सिस्ट को वी हैव टू आइडेंटिफाई नार्सिस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक ग्रे रॉकिंग का मतलब एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए। आप अगर पिता है, अगर ये क्या कहते हैं, दूसरे को अगर क्या कहते हैं प्रताड़ित अगर कर रहा है, तो आप उसको जो है ना बिल्कुल कहना है बिल्कुल नहीं, जो बताते हैं सारे जो साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं। क्योंकि मानवाधिकार का जो वायलेशन हो रहा है, बहुत सारे जो है ना नार्सिस्टिक पेरेंट होते हैं, बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं नार्सिस्टिक बच्चे होते हैं, समाज के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। बहुत सारे नार्सिस्टिक भाई होता है, बहन का जीना हराम कर देता है। बहुत सारी नार्सिस्टिक बहन होती है, भाई का जीना हराम कर देता है। और ये बिल्कुल ये है। और ये नार्सिसिज्म, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो है ना क्या कहते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएगा। और बिल्कुल साक्षात शैतान है। साक्षात इसके बारे में कहा जाता है कि क्या कहते हैं, भेड़ के खाल में भेड़िया। बिल्कुल इसको मुनाफिक मतलब कहा जाता है कि नार्सिस्ट लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा मुनाफिक जो है ना ये नार्सिस्ट है। और ये नार्सिस्ट लोग जो है ना आप लोगों का चैन, सुकून, आजादी को जो है ना, इक्वलिटी को जो है ना तबाह कर देता है। उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए जाते हैं। बहुत सारे नार्सिस्टिक अगर पेरेंट्स अगर है, और देखिए नार्सिस्ट में अगर पति अगर नार्सिस्टिक है तो पत्नी का जीना हराम हो जाता है। और क्या कहते हैं, पत्नी अगर नार्सिस्टिक है तो पति का जीना हराम हो जाता है। यानी एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं। अगर क्या कहते हैं फादर अगर नार्सिस्टिक है तो पिता का जीना हराम हो जाता है, बेटी का जीना हराम हो जाता है। उससे तो बच्चा अगर है तो एकदम वाइस वर्सा, इस तरह से। तो हमारे क्या कहते हैं हर एक इंडिविजुअल के जो है ना क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी और क्या कहते हैं इक्वलिटी को और फ्रीडम को जो है ना नार्सिस्टिक लोग तबाह करते हैं। तो जैसे कि कैंसर के बारे में कहा जाता है कि 4th स्टेज तक आ जाने का उसको कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरह से ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोगों को कंट्रोल कर पाना कोई ये नहीं है। मैं बहुत सर्च किया पिछले कई महीनों, कई साल से इसके बारे में जो है ना ये कह रहा था। जहां भी मैं जाता हूं अब तक यही बात आती है कि भाई एक इब्लिस है, इब्लिस को नहीं सुधार सकते हैं, उसी तरह से नार्सिस्ट को नहीं सुधार सकते हैं। अभी पूरी दुनिया में जो सारे लोग जो काम कर रहे हैं सिर्फ ये है कि नार्सिस्टिक से जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम को बचाने के बारे में काम होती है, विक्टिम को बचाने के बारे में बात होती है। तो हम लोग विक्टिम को कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले उसको अवेयर करना कि उसको साइकोलॉजी के बारे में पता चले, पर्सनालिटी के बारे में पता चले। जब वो पता चल जाएगा कि ये बंदा नार्सिस्ट है तो अपने आप जो है ना दूसरा काम किया ग्रे रॉकिंग, यानी कि आपको जो है ना उससे इमोशनल अटैचमेंट दूर करना पड़ेगा, प्लस एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा। तीसरा ये है कि आपको जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में जानना पड़ेगा। भारत के संविधान के बारे में अगर जान जाइएगा, फंडामेंटल राइट्स में ही कहा गया है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। ये नार्सिस्ट लोगों का काम होता है जो दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके अलावा अभी जो मैं बात कर रहा हूं मानवाधिकार के बारे में, हर एक आदमी अपने अधिकार के बारे में अगर जान जाएंगे, हर एक मानवाधिकार के बारे में अगर जान जाएंगे तो बिल्कुल उसके अंदर नॉलेज इज पावर। क्योंकि जनरली चीजें ये दिखाई जाती है कि बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। अपना कोई भी नार्सिस्टिक आदमी किसी को अगर एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता है तो बिल्कुल आप वहां पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। बस ये हमारा अधिकार है, आप हमारे अधिकार से को हनन नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ये है, कहा भी जाता है कि जुल्म करने वाला से ज्यादा जुल्म सहने वाला शिकार होता है। और दोस्तों मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि अगर नार्सिस्टिक अगर पेरेंट्स अगर है ना तो बच्चों का जीना हराम हो जाता है। और ये है कि बहुत सारे नार्सिस्टिक पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को जिंदगी प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं, अपने हिसाब से उसको नचाते हैं, उसकी आजादी को छीनते हैं, उसकी इक्वलिटी को छीनते हैं। और जो नार्सिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के बीच में भी कंपेयर करते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा तारीफ करते हैं, किसी बच्चे का बुराई करते हैं, ये देखा जाता है। तो
दिमक की तरह से हमारे लोगों के जो है ना नार्सिसिस्टिक लोग जो है हमारे समाज को जो खोखला करता हुआ चला जाता है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से दूर ये होने के लिए आप सारे लोगों को अपने अधिकार के बारे में यानी मानवाधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ तक दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज है तो आप अपना शेयर कीजिए। एजुकेशन है, लोगों को कहीं भी अगर बात होती है तो बात ये कराइए, ये करवाइए। और वर्ल्ड पीस इज थ्रेटेंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। जितने भी लोग जो फसादात, जितनी भी लड़ाइयां हुई है, चाहे पारिवारिक लड़ाई हो या कहीं का भी लड़ाई हुआ है, जितना भी फसादात अगर हुआ है, ये नार्सिसिस्टिक लोगों की वजह से हुआ है कि वो लोग, उन लोगों के दिल में रिमोर्स नहीं होता है, रहम नहीं होता है, वो बिल्कुल फसाद करते रहते हैं, लोगों को बदनाम करते रहते हैं, तरह तरह का ये करते रहते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आपको बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके बहुत सारे मामलात में देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं बहुत तरह से बिल्कुल उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ डिग्रेड कर जाता है। डिप्रेशन कॉमन है, इंसोम्निया कॉमन है, एंग्जाइटी कॉमन है, अर्थराइटिस कॉमन है, हार्ट डिजीज कॉमन है, तरह तरह की बीमारियां क्या कहते हैं जो नार्सिसिस्टिक एब्यूज के जो शिकार, जो विक्टिम होते हैं वो सफरर होते हैं। तो हम लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन। यस, मतलब किसी भी आदमी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उसके जाति पर, उसके धर्म पर, उसके क्या कहते हैं लिंग पर या उसके रीजन पर। यानी कि आपको यह समझना है कि पूरी दुनिया को जो है अपना परिवार समझना है और पूरी दुनिया के सारे लोग मतलब एक हैं। अब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना रीजन पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। भाई आप अलग गांव के हैं, वो अलग गांव के हैं, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। और क्या कहते हैं किसी भी तरह का मतलब किसी का रंग पर भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसका जेंडर पर भी, महिला है या पुरुष है उस पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं उसके लैंग्वेज पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसके क्या कहते हैं कलर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वही तो कहता हूं कि थोड़ा सा ऊंचा हट करके मतलब हम सारे लोगों को मानवता को फैलाने के लिए क्या कहते हैं जाति से, धर्म से, उसके अलावा रीजन से, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा ऊपर हट करके मानवता को फैलाने के लिए सोचने की जरूरत है। अगर एक तो पहले हम लोगों को लर्न करना है, मेरा कंसेप्ट ये है कि ईच वन टीच वन। आपको थोड़ा सा लर्न करना है और लर्न करने के बाद दूसरे को भी प्रमोट करना है। और जैसे कि कुरिकुलम में आ रहा है बहुत सारे इन सारी चीजों के बारे में, जैसे कि मैं ये बात करता हूं कि कुरिकुलम में ही क्या कहते हैं शुरू लेवल NEP 2020 जो आई है बिल्कुल अच्छे तरीके से स्कूल लेवल से ही इन सारी चीजों के बारे में कुरिकुलम में ही डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे कि ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल वैल्यूज है, उसके अलावा महिलाओं का अधिकार है, उसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के बारे में है, और जितना भी जो जिंदगी जीने का जो सलीका है वो सारी चीजें जो है 10th तक जो है ना बिल्कुल डाल दिया जाए, ताकि लोग जो है ना बिल्कुल सशक्त होकर के आप निकल करके आए। तो ह्यूमन राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद राइट टू लाइफ, मतलब हर एक इंसान को जो है ना क्या कहते हैं जीने का अधिकार है। उसको राइट टू लाइफ क्या कहता है लिबर्टी सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। हर एक इंसान का जो है लिबर्टी, डिग्निटी के साथ जीने का जो है अधिकार है। कोई भी किसी भी आदमी को क्या कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो वही बात आ जाती है कि जनरली क्या करते हैं लोग, डिग्निटी को खराब करने के लिए लोग बहुतान फैलाते हैं, ये देखा जाता है। और बहुतान फैलाने वाले लोग जो आरोपी जो करते हैं वो ज्यादातर दिखाया जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो करते क्या है कि अपनी गलती करते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे को आरोपित कर देते हैं, समाज के लोगों को सिंपैथी लेने के लिए। बहुत सारे मामलात में देखा जाता है कि बहुत सारे क्या कहते हैं पिता क्या करते हैं कि बेटा अगर उसकी माँ का अगर इलाज करना चाहता है तो पिता क्या करता है उसके माता के इलाज में बाधा उत्पन्न करता है, उसको लेकर के चले जाता है, फिर अपना बेटा को बदनाम करने के लिए फेसबुक में डाल देता है कि हमको क्या कहते हैं इलाज नहीं किया, क्या कहते हैं फुटपाथ में हम लोग भटक रहे हैं। एक बड़ा टिपिकल है ये जो मतलब ये है। तो मतलब ये लाइफ में आप बताइए भाई किसी के बारे में अगर बहुतान अगर फैलती है तो कितनी तकलीफ होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये चीज ये देखा जाता है कि ये दो दोहरी मार मारते हैं, ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं अपने विक्टिम को दोहरी मार मारते हैं। एक तो क्लोज डोर उसको विक्टिमाइज करते हैं और दूसरा समाज के लोगों में उसके खिलाफ बहुतान फैला देते हैं। और दूसरी बात जैसे कि हमारे नबी भी ये कहें कि आप कोई बात अगर सुनिए तो पहले उसको तस्दीक कीजिए, तब यकीन कीजिए, तब दूसरे को ट्रांसफर कीजिए। तो एक चीज बिल्कुल बैलेंस होने की जरूरत है। एक चीज ये भी देखा जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक के जो उसके जो दोस्त होते हैं वो एनेबलर्स कहलाता है या फ्लाइंग मंकीज, वो बिल्कुल हू बहू उसकी बात को सुनते हैं या वो फेसबुक में या अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात डालते हैं किसी को बदनाम करने के लिए तुरंत उसको ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल इस चीज के लिए मना किया गया है, हमारा किसी की क्या कहते हैं मानवाधिकार का बिल्कुल उल्लंघन है।
और ये किसी के खिलाफ बहुतान फैलाना, किसी के खिलाफ झूठ फैलाना, किसी के खिलाफ चुगलखोरी करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसमें बैन होना चाहिए। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चलिए, नार्सिसिस्ट आदमी दूसरे को अगर परेशान अगर करते हैं तो उसकी परेशानी तो होती है, लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग और उसके एनेबलर्स अगर दूसरे को जो परेशान करते हैं तो चलिए परेशानी है, लेकिन जिस आदमी को परेशान करते हैं एक टाइम में आकर के उसको सुकून मिल जाएगा, क्योंकि वो गलत नहीं है, उसका जमीर उसको नहीं धिक्कारेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जो नार्सिसिस्ट और नार्सिसिस्ट के एनेबलर्स, उनकी जो है ना, उनकी पकड़ खुदा के यहां होती है, और ऊपर वाले जो इसी दुनिया में उसको सजा देकर के भेजते हैं, लोगों को एहसास नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा मेहरबानी, किसी की जिंदगी को आप खराब मत कीजिए। हर किसी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, मानवाधिकार है। अगर आप ऐसा अगर करते हैं तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वक्ती तौर पर वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, क्योंकि रियलिटी यह है कि आखिरी मंजिल सच की होती है। तो जो एनेबलर्स हैं, जो फ्लाइंग मंकीज हैं, आप जो बातों को सुनने के बाद जो ट्रांसफर करते हैं, तो आप लोग अपना थोड़ा सा दीन की तरफ आप लोग जाइए, कुरान को आप ये कीजिए, अमल कीजिए, या जो भी मजहब है, जो भी मजहब है अमल कीजिए। बगैर उसको तस्दीक किए हुए दूसरे को ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे के लाइफ के डिग्निटी को हम लोग क्या कहते हैं, बचा सकते हैं। उसके बाद नो सेलेब्रिटी, बिल्कुल किसी भी आदमी को गुलाम नहीं बना सकते हैं। मतलब गुलामी पहले के जमाने में वो गुलाम रहा करता था, लेकिन दोस्तों आजकल जो ये गुलामी जो होती है ना, एक अलग तरह की गुलामी होती है। एक चीज देखा जाता है कि मेंटल स्लेवरी हैज बीन ऑब्जर्व्ड, और ये मेंटल स्लेवरी में ये होता है, जैसे कि अभी मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, तो नार्सिसिस्टिक लोग वो अपने जो उसके रिलेटिव हैं, जो खासतौर से जो ब्लड रिलेशन है, तो उसके साथ वो ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाता है। और ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसी मतलब एक मेंटल स्टेटस है कि उसमें एक केमिकल लोचा है। होता क्या है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो करते हैं कि अपने विक्टिम को जो है ना प्रे के तरह से उसको ये करते हैं। तो उसमें जब प्रताड़ित करते हैं बहुत ज्यादा, फिर बाद में जाकर उसको केयर भी कर देते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वो मुनाफिक होता है, उसका दो रूप होता है कि अंदर खाने प्रताड़ित किया, मारा, पूरा मार करके लौलियान कर दिया, फिर उठा करके हॉस्पिटल ले आकर के उसका फिर पूरा केयर किया, तो थोड़ा सा प्रेम मिला। तो आदमी उसका विक्टिम जो है ना कंफ्यूज रहता है कि भाई एक टाइम वो प्यार दिखाता है, एक टाइम नफरत दिखाता है। तो वो प्रेम मिलने की वजह से जो हर एक आदमी का जो डोपामिन रिलीज होता है, तो डोपामिन ही उसके साथ जोड़ करके रखता है। लेकिन अंदर खाने यातनाएं, यानी कि प्रेम थोड़ा सा कम होता है लेकिन यातनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे जो वो मेंटल ब्लॉक हो जाता है। मेंटल ब्लॉक एक साइकोलॉजिकल टर्म है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर चेयर में एक गधा को बांध दिया जाता है एक रस्सी से, और गधा ऐसे करके खड़ा है, हिला नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसे खड़ा है, भाई वो अपनी ताकत लगा सकता है, यानी कि आदमी अपनी ताकत को लगाना भूल जाता है। तो ये मेंटल स्लेवरी जो है ना, ज्यादातर जो है ना नार्सिसिस्टिक लोग अपने जो प्रे, मतलब उसके लिए वो ह्यूमन नहीं है, ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, वो बिल्कुल शैतान है, बिल्कुल शैतान है। बल्कि उसको सब स्पीसीज अगर कहा जाए, इंसान और क्या कहते हैं हैवान के बीच में, तो बिल्कुल सही कहना दुरुस्त होगा। तो वो जो हर रिलेशन को एक प्रे की तरह से समझता है। जैसे कि एक रिलेशनशिप होता है, क्या कहते हैं कि पैरासाइट, वो पैरासाइट के तरह से, दिमाग के तरह से उसका जो हर चीज, सारा एनर्जी को चूस लेता है। उसका फिजिकल वायलेंस करता है, मेंटल वायलेंस करता है, इमोशनल वायलेंस करता है, स्पिरिचुअल वायलेंस करता है। और बाद में जाकर के बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि वो उसके में हिम्मत नहीं होती कि सच बोलने का। बहुत सारे क्या कहते हैं बेटा को, बेटी को देखा गया है, बहुत सारे रिश्तेदार को देखा गया है कि वो सारा चीज जानते हैं, सारा हकीकत जानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होता है कुछ बोलने का। तो एक मेंटल ब्लॉक, तो क्या कहते हैं, तो एक मेंटल सेलेब्रिटी एक ऑब्जर्व किया गया है। वो साइकोलॉजिकल सेलेब्रिटी भी होता है, साइकोलॉजिकल तौर पर जो है ना, क्या कहते हैं, अगर मेरे खिलाफ अगर चलोगे, तुम मेरे खिलाफ अगर बोलोगे, जनरली वही नार्सिसिस्ट लोग करते क्या है कि अगर आप उनका एक्सपोज कर दिए, क्योंकि एक उसका एक नकाब होता है, और उस नकाब को आपने अगर तोड़ दिया तो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो दुश्मन बनने के बाद वो जो आपके पीछे पड़ जाएगा, और आपके पीछे पड़ करके आपके खिलाफ जो है ना वो रूमर फैलाएगा। और रूमर फैलाने के लिए वही उसका जो फ्लाइंग मंकीज है और इनेबलर्स है, वो उनको अलग अलग ये करते हैं। और बिल्कुल एक तरह से जाल होता है, जिससे तो मकड़ी का जो जाल होता है ना, वो बन जाता है। क्योंकि वो करता क्या है कि इतना इंटेलिजेंट होता है कि हर एक आदमी का जो है ना प्रतिद्वंदी से जाकर के दोस्ती कर लेगा, और जाकर के वो वहां जाकर के फिर एक दूसरे को ये करेगा। जैसे कि ये ह्यूमन बिहेवियर के खिलाफ है, होता है, ये बहुत सारे लोगों का नेचर होता है। वो यही करता है
कि जैसे हेट स्पीच क्रिएट करता है और किसी को नीचा दिखाने के लिए उसके क्या कहते हैं बहुतान फैला देता है समाज में। ये गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। हर एक आदमी को हमारा इस्लाम में भी कि हसद जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, कंपटीशन आप ये है कि आप भाई अच्छा कीजिए, कोई आदमी अगर अच्छा कर रहा है तो पैरेलली आप अच्छा कीजिए। लेकिन जनरली ये ह्यूमन बिहेवियर में एक चीज देखा जाता है, कुछ लोग, मतलब मैं बात कर रहा हूं जो बुरे लोग, जो नार्सिसिस्टिक टाइप के जो लोग होते हैं, या फिर जो अलग जो इविल पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की अच्छाई के जलन में आ जाने के बाद फिर उसको बुरा करने के लिए उस पर बहुतान थोपने लगते हैं। अरे भाई अगर कोई रेखा बना रहा है तो उसके बराबर में बड़ा रेखा आप खींचिए ना। किसी का रेखा नीचे करने के चक्कर में आप तो ये हो रहा है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि हर एक आदमी का हाथ पकड़ करके ऊपर उठाने का कोशिश कीजिए ना, पैर पकड़ करके पीछे अगर खींचने का कोशिश कीजिएगा तो आप उसके पीछे ही रहिएगा ना। तो ये चीज है। तो ओवरऑल मतलब हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी आदमी अगर उसको किसी तरह से गुलाम, जैसे कि वो तो जमाना चला गया कि जो क्या कहते हैं गुलाम रखा करते थे बंधक बना करके, लेकिन आज के टाइम में इस तरह का जो है मेंटल ब्लॉक वाले, मेंटल स्लेवरी वाले बहुत सारे लोग हैं, साइकोलॉजिकल स्लेवरी वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक स्लेवरी बनाता है, किसी को कर्ज दे दिया और कर्ज की अदाई के लिए उसको जो है पूरी जिंदगी भर जो है उसका गुलाम बना करके रखता है, फिर अपने हिसाब से काम करवाता है। पता नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि चाय पिलाता है, नाश्ता पिलाता है, खाना खिलाता है, कुछ पैसा देता है और फिर वो बहुतान फैलाने के लिए उसको क्या कहते हैं कहता है, और वो लोग करते भी हैं, ये देखा भी जाता है, एक स्ट्रेटेजी बनती है। ऐसे लोगों का जो है ना देखा गया है कि जो उस तरह के जो लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल कुछ लोगों को हायर करते हैं, फ्लाइंग मंकीज को हायर करते हैं, एनेबलर्स को हायर करते हैं, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद एजेंडा सेट होता है, एजेंडा सेट हो जाने के बाद फिर वो लोगों के खिलाफ जो है ना वो बहुतान फैलाने का काम करता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दोनों को, मतलब नार्सिसिस्ट लोगों से भी मैं कहता हूं कि किसी के खिलाफ झूठ फैलाने से पहले, बहुतान फैलाने से पहले थोड़ा सा ऊपर वाले से डरिए। और जो इनेबलर्स हैं, जो फ्लाइंग मंकीज हैं, आप लोग भी झूठ फैलाने के लिए, जो किसी को बदनाम करने के लिए जो काम ये कर रहा है, क्योंकि आखिर में जाकर के आप ही बदनाम होंगे, क्योंकि जब लोगों को जो सच पता चलेगा तो जाकर के आप ही बदनाम होंगे। और होता है, और वो ऊपर वाले की तरफ से इस दुनिया में उन लोगों को दिखा दिया जाता है, भले ही उन लोगों को एहसास ना हो। तो सेलिब्रिटी से दूर करने के लिए लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन के लिए वही साइकोलॉजिकल स्टडी, यानी कि फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये सब किसी के लिए जरूरी है। उसके बाद है नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट। बिल्कुल कोई भी आदमी किसी भी आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकता है। टॉर्चर का मतलब फिजिकल वायलेंस तो होता ही है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल वायलेंस के साथ साथ आपका जो है हर एक जो कुछ लोग होते हैं, जो जालिम टाइप के जो लोग होते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, इमोशनली टॉर्चर करते हैं। इमोशनल अत्याचार आप लोग तो सुनते ही होंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल टॉर्चर भी कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब उसका ये करता है। तो इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। और क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी होता है। और अभी जो बात कर रहा हूं ना दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग का, अगर देखा जाए तो ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ट्रॉमा बॉन्डेड हैं, बहुत सारे लोग ट्रॉमा बॉन्डेड हैं। अब जैसे कि एक चीज है कि जैसे कि इस चीज के लिए इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता है, हमारा कुरान नहीं देता है, हमारा गीता नहीं देता है, बाइबल, कोई भी जो लिविंग रिलेशनशिप में जो रहते हैं, प्री मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारा चीज जो है क्या कहते हैं, इस चीज का इजाजत नहीं देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था लिविंग का, तो लिविंग में लोग रहते हैं। लेकिन रहने के बाद जो है ना आजकल एक नई जो है ना एक फसाद शुरू हो गया है। डेली आए दिन पेपर में, सोशल मीडिया में, इसमें बहुत तरह की चीज आती है कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार दिया, माता पिता ने बॉयफ्रेंड को मार दिया, क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने माता पिता को मार दिया, वाइस वर्सा। ये फसादात बढ़ रहे हैं। कोई किसी को ड्रम में डाल रहा है, तो कोई अटैची में मिल रहा है, तो कोई सूटकेस में मिल रहा है, किसी ने एसिड अटैक कर दिया, किसी को जला दिया। ये जो है ना रिसेंट केसेस में बढ़ा है। तो इसके लिए एक टॉर्चर है। और एक टॉर्चर जो है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो है वही चीज है कि अगर आप कुदरत से अगर डेविएट करते हैं तो उसका नुकसान होता है। आपको जिंदगी जीने का तो तरीका आपके धर्म ग्रंथों में दे दिया गया है, आपके जो इतने मैसेंजर्स हैं सारे लोगों ने कह करके किया है। तो ये चीज जो है ऐसा रिश्ता जिसका सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी जो बच्चे जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन वो लोग रहते हैं। तो वहां पर यह देखा जाता है कि वो लोग क्या कहते हैं, ट्रॉमा बॉन्डेड है। जो पार्टनर्स हैं जो है एक दूसरे को ये है। और ये जो है ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से, और एक चीज जो लोग जुल्म करते हैं, जो लोग कत्ल करते हैं, दोनों चीज, बॉयज में भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देखा जाता है और गर्ल्स में भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देखा जाता है। तो अगर रिव्यू किया जाए
उसका स्टडी किया जाए, उसमें अगर रिसर्च किया जाए, कितने सारे लोगों का पर एसिड अटैक हुआ, कितने सारे लोगों को जलाया गया, कितने सारे लोगों को मारा गया, कितने सारे लोगों को यातनाएं दी गई, तो एक पार्टनर का अगर उसका पर्सनालिटी अगर असेस किया जाए, तो जहां तक समझा जाए कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि वो बंदा नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का शिकार होगा, और जो उसका जो विक्टिम जो है वो ट्रॉमा बॉन्डेड होगा या होगी। ये चीज है। तो इसीलिए जो है ना पर्सनालिटी असेसमेंट इज नीडेड, कैरेक्टर बिल्डिंग इज नीडेड। जो इसी के लिए हर मूल मंत्र, हर चीज की बात आ जाती है कि सारा घूम फिर करके हम लोग वही आ जाता है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर। यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज आपको हिंसा करने के लिए मना किया है। हिंसा क्या कहते हैं, आप जुबान से भी हिंसा होती है, आपके आदाब से भी हिंसा होता है, आपके किरदार से भी हिंसा होता है, किरदार से भी हिंसा होता है, और बाकी फिजिकल वायलेंस भी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बेटा है आपके लिविंग में रह रहा है, माँ बाप अगर नेक है, तो उस माँ बाप के लिए तो जीना हराम दुश्वार हो जाएगा, मौत हो जाएगा उसके लिए। उसी तरह से बेटी अगर कुछ गलत कर रही है तो माँ बाप के लिए जीना हराम हो जाता है। फिर उसी तरह से वाइस वर्सा, कि कोई भी अगर पिता अगर उसकी माता को अगर प्रताड़ित करता है तो बेटा के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। कोई भी पिता अगर बेटा के सामने में उसकी माँ को 3 तलाक अगर देता है तो बेटा के लिए मुसीबत है। कोई भी पिता उसकी माँ को का हलाला अगर करवाता है, गैर सड़ी हलाला करवा करके फिर निकाह करके अपने साथ अगर रखता है तो उस बेटा के लिए मौत है, अगर बेटा अगर अच्छा है, नेक है। तो किरदार से भी हिंसा होती है। तो इन सारे चीजों को जो है ना ये करने के लिए प्रमोट करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेशन के साथ साथ एक चीज जो मैं कह रहा हूं कि अच्छाई को फैलाने की जरूरत है। अच्छे लोग मतलब संगठित होकर के बात नहीं कर पाते हैं, हालांकि धीरे धीरे वो थोड़ा सा पेनिट्रेट कर रहा है। और अभी तो ये देखा जाता है कि बुरे लोग जो है ना वो दे आर ऑर्गेनाइज्ड, उन लोगों का संगठन इतना स्ट्रांग होता है कि कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और झूठ का सपोर्ट करते हैं। विडंबना तो ये होती है कि वो लोग, बुरे लोग, जो एंटी सोशल पर्सनालिटी लोग होते हैं, जो लोगों के अंदर में हिंसा भी करते हैं, हर तरह का हिंसा करते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं, मेंटल वायलेंस करते हैं, इमोशनल वायलेंस करते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस करते हैं, स्पिरिचुअल वायलेंस करते हैं। और फिर बाद में उस आदमी को बचाने के लिए उसी के जो इनेबलर्स हैं या उसी के जो लोग हैं, फिर जाकर के जो है ना उनको बचाने के लिए वो जाकर के समाज के लोगों के पास भी झूठी गवाही देते हैं। अगर मामला अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस के पास भी जाकर के झूठी गवाही देते हैं। मामला अगर लॉयर्स के पास जाता है, लॉयर्स के पास भी झूठी गवाही देते हैं। जजेस के पास जाता है, वहां भी झूठी गवाही दे देते हैं। तो एक इसीलिए ये है कि नार्सिस्ट को एक्सपोज करने के बाद जो उसके एनेबलर से अगर वो आइडेंटिफाई एनेबलर से उसको डिटेच कर दिया जाए, और उन लोगों का जो ग्रुप है उनका एक्सेस लेजिस्लेचर से, जुडिशरी से, और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव से और मीडिया से अगर एक बाउंड्री अगर बना देकर दिया जाए तो बिल्कुल सारा चीज खत्म हो जाएगा। और यही विश्व शांति का एक बहुत अच्छा मॉडल है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जनरली 98% पीपुल आर पीस लिविंग। 98% लोग जो है ना मानवता, मानवीय मूल्य पर विश्वास रखते हैं, जो क्या कहते हैं इंसान की तरह से जीना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो 2% ये जो इविल पीपुल जो है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, ये 2% लोग हैं। तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट में भी पॉलिसी मेकिंग में भी काम करने की जरूरत है। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। बाकी अभी हम लोग समाज में एक एक परिवार को लेकर के, एक एक वार्ड को लेकर के, एक एक गांव को लेकर के, एक एक पंचायत को लेकर के हम जो है ना एक क्या कहते हैं बना सकते हैं, एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। और अगर पंचायत लेवल तक होगा तो उसके ब्लॉक लेवल बोलो से जिला, जिला से राज्य से क्या कहते हैं विश्व लेवल तक। ये बहुत ही मतलब ये है। और अगर इन लोगों का अगर देखा जाए, जनरली अगर देखेगा तो जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं उसके एनेबलर्स होते हैं, उनका दौर जो है ना, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लेजिस्लेचर के लोग होते हैं, हमारे जो मुखिया है, सरपंच है, क्या कहते हैं समिति है, हमारे माननीय विधायक लोग हैं, माननीय एमपी लोग हैं, माननीय एमएलसी लोग हैं, वहां भी जाकर के झूठ फैला देते हैं, उन लोगों को भी डिल्यूजन में रख देते हैं। यानी कि उसको कट करना, उसको जो झूठ फैलाने का जो ये है उसको कट करना। तो उसको ये करने के लिए हम जो आप ये बताइए ना, अच्छे लोग ज्यादातर 98% लोग, लेकिन क्या है कि वो खामोश हैं। तो अच्छाई को फैलाने के लिए, जैसे कि भाई ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, आप मिल करके मतलब क्या कहते हैं जो जिला में है, हर जिला में क्या कहते हैं ब्लॉक है, ब्लॉक में हर जिला की तरफ से जो है जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से क्या कहते हैं ह्यूमन राइट के बारे में प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम किया जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट, हेल्थ का अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन विडंबना यह है दोस्तों, सरकारी जो प्रोग्राम अगर होता है पंचायत लेवल, वार्ड लेवल तक, तो आम लोगों की वहां नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक लोगों का अगर होता है तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं।
तो अब सारे लोगों का डायरेक्टली, अगर एक एक नागरिक डायरेक्टली क्या कहते हैं लेजिस्लेचर से जुड़े, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव से जुड़े, डायरेक्टली मीडिया से जुड़े, डायरेक्टली जुडिशरी से जुड़े, और ये जो एजेंट, दे एक्ट एज एजेंट, देखा जाता है कि कॉमनली जिसको हम लोग क्या कहते हैं दलाल भी कहते हैं, हर गांव में समाज में जो होता है वो बिल्कुल क्या कहते हैं बहुत गड़बड़ करता है। दे आर एक्सपर्ट। वो क्या कहते हैं पुलिस को भी गुमराह कर देता है, वो समाज के लोगों को जो जनप्रतिनिधि उनको भी गुमराह कर देता है, जो हमारे राजनेता हैं उनको भी गुमराह कर देता है। उसके अलावा अगर मामला अगर लॉयर्स को भी गुमराह कर देता है, उसके अलावा क्या कहते हैं आगे चल करके जजेस को भी गुमराह कर देता है, सारी चीजों को गुमराह कर देता है, और मीडिया को भी गुमराह कर देता है। तो अगर 98% लोग यूनाइट होकर के 2% लोगों को हाशिए में अगर ला दें, तो हम 98% लोगों पर इनह्यूमन ट्रीटमेंट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, नाउ इट इज ह्यूमैनिटी इज थ्रेटेन्ड। इंसान के अंदर में जो है क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज खत्म हो रहा है। इंसान मशीन की तरह से बिहेव करने लगा है, इंसान जो है ना शैतान की तरह से बिहेव करने लगा है। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, अगर अभी वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, उसको बचाने के लिए हम सारे लोगों को क्या कहते हैं ह्यूमन राइट के बारे में प्रमोट करने की जरूरत है। उसके अलावा सेम राइट टू यूज लॉ, हर एक इंसान को जो है ना, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के बने सेम राइट है सब किसी के लिए। मैं तो ये कहता हूं कि हर एक आदमी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में पढ़ना चाहिए। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, डीडी बसु की एक किताब आती है, मैं तो इनकरेज करता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो वक्त मिलता है तो आप पढ़िए। और आजकल बहुत अच्छा यह है कि सोशल मीडिया जो माध्यम है आपका, अगर चाहे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जो आपका फेसबुक में, यूट्यूब में, उसके अलावा इंस्टाग्राम में, जो भी सोशल मीडिया है, लॉ के बारे में, कानून के बारे में बहुत बाजबता बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे जजेस जो है ना बात करते रहते हैं। तो पूरे संविधान के बारे में एकदम बिल्कुल दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत के संविधान के बारे में नहीं जानकारी होने की वजह से उसके साथ एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। तो इसके बारे में भी जानने की जरूरत है। तो सारे लोगों का राइट इक्वल लॉ के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। उसके बाद है आपका क्या है इक्वल बिफोर द लॉ। बिल्कुल हमारा भारत का संविधान है कि आदमी को इक्वलिटी का दर्जा देता है, लेकिन हमारे इक्वलिटी को जो डिस्कार्ड जो करते हैं वो चंद लोग हैं जो ये है। उसके बाद राइट टू ट्रीट फेयर बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट में फेयर ट्रीटमेंट का ये भी है हर एक इंडिविजुअल का जो है बिल्कुल। और ये भी है कि जब तक कि कोर्ट की तरफ से कोई आदमी गिल्टी नहीं प्रूफ कर दिया जाता है, सिर्फ आरोप सिद्ध जब तक कि नहीं होता है, आप उसको आरोपी नहीं कह सकते हैं। नो अनफेयर डिटेनमेंट, किसी को जो है ना क्या कहते हैं झूठे केस में आप डिटेनमेंट नहीं कर सकते हैं। राइट टू ट्रायल, किसी के अंदर में अगर केस अगर होता है तो ट्रायल चलना, यानी ट्रायल चलने के बाद भी, क्योंकि आज भी हमारा जो जजेस के यहाँ जाने के बाद कोई अगर मामला अगर होता है, कोई झूठे मुकदमात होते हैं, वहां जाकर के फिर बहुत सारे गवाहों का बयानात होता है, बहुत सारे लोगों का बयानात होता है, तो ट्रायल के बाद ही वो कंक्लूजन तक पहुंच पाता है कि ये केस झूठा था या क्या कहते हैं गलत था। उसके बाद इनोसेंट क्या कहते हैं अनटिल प्रूव्ड गिल्टी, बिल्कुल किसी पर अगर केस होता है तो अभी से हम लोग जो है ना उसको क्या कहते हैं गिल्टी प्रूफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक कि उसको कोर्ट की तरफ से गिल्टी प्रूफ नहीं होता है आप उसको नहीं कर सकते हैं। होता है बहुत सारे लोग, और जनरली यही चीज होता है कि बहुतान फैलाने वाले लोग होते हैं, यानी आरोपित करने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल वो पता नहीं, कभी कभी दोस्तों मैं सोचता हूं उसका क्रिएटिविटी का, जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं, जो उसके एनेबलर फ्लाइंग मंकीज होते हैं, उनका क्रिएटिविटी के बारे में सोचता हूं कि भाई क्या कहते हैं जनरली जो काम नॉर्मल वे में जो करना है, सच बोलना आसान है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के प्रति या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, किसी इंस्टीट्यूट के प्रति जो ये लोग जो मैनिपुलेट करते हैं कि ऐसा बोलेंगे इस आदमी के खिलाफ तो उस आदमी को तकलीफ होगा। बाप रे बाप, मतलब ये बात कहां से उपज आता है, मतलब ये बात हमको समझ में नहीं आती है कि मतलब कितना इंटेलिजेंट है, यानी कि पर्टिकुलर आदमी के बारे में, हर चीज के बारे में वो स्टडी कर चुका है। अरे दोस्तों, अरे भाइयों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काम करो ना। आप अगर ऐसा करते हैं, जो भी लोग इस तरह का जो करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नुकसान करते हैं, अपने वक्त की बर्बादी करते हैं आप दूसरे के बारे में बुरा सोच सोच करके, और आप हसद में रहते हैं। और आप जितना दूसरे के बारे में बुरा करने की कोशिश करेंगे वो उतना अच्छा करता चला जाएगा। और एक चीज देखा जाता है कि अगर कोई अगर रास्ता का रुकावट करे तो आपको उस रास्ता के रुकावट की वजह से दूसरे तरफ से बेहतर रास्ता मिल जाता है, ये देखा जाता है। जो मैं तो थैंक्स करता हूं जो नार्सिस्टिक लोग हैं और जो फ्लाइंग मंकीज हैं, जो आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने का कोशिश करता है, तो आपके अंदर में एक अलग तरह की एनर्जी आती है। अच्छा चलो, अगर वो हमको रोक रहा है ना, हमको आगे जाकर के अच्छा करना है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के इसमें
कि अगर बहुत सारे लोग उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं किए होते तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया होता। ये होता है। तो ये चीज मतलब बिल्कुल वो ऐसे ही, मतलब कोई अगर मामला अगर हो गया, कोई बात अगर कह दिया तो बस उसका बात को ले लिया, कोई बात अगर किसी ने कहीं अगर डाल दिया, कोई अगर बोल दिया तो उस बात को लेने के बाद ओ देखो उसका पाप ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा है, उसका माँ ऐसा बोल रहा है, वो तो ऐसा है, उसका भाई ऐसा बोल रहा है, ऐसा है। तो वो उन चीज को कैश करने के बाद फिर वो समाज में फैलवाता है। दोस्तों ये जो है ना, ये गलत है। ये मानवाधिकार का जो है ना वायलेशन है, सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसमें ये करने के लिए भी, सुनने के लिए भी, क्योंकि आप एक चीज को मान करके चलिए कि वो जो आदमी होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। वो सिर्फ आपको टाइम के लिए इस्तेमाल करेगा, बाद में जाकर के फिर वो आपको भी इस्तेमाल करेगा। ये बिल्कुल है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे कि नार्सिस्टिक लोग होते हैं या फिर उसके जो एनेबलर्स, फ्लाइंग मंकीज होते हैं, वो सिर्फ रिश्ता मतलब का रखता है। वो आपको इस्तेमाल कर लेंगे, आपको इस्तेमाल करके किसी को तबाह करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए बहुतान फैला करके वो उसका काम निकल जाएगा। काम निकल जाने के बाद फिर आपको ये नहीं करेंगे, फिर वो दूसरा जो है प्रे को ये करने का कोशिश करेंगे। और चीज आप खुद सोचिए ना, आप क्या कहते हैं, वही बताया कि नुकसान, एक तो आपका वक्त का नुकसान होता है, फिर दूसरा नुकसान ये होता है कि क्या कहते हैं, आपका हेल्थ जो है डिग्रेड करता है। जैसे कि आपका जो बताया कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपका जमीर जो है ना अच्छा रहेगा, जमीर अच्छा रहेगा तो आपको खुशी का एहसास होगा। और ये जो खुशी होता है ना, जैसे कि माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का जो रिदम जो बनता है ना दोस्तों, इसकी जो खुशी होती है ना, अलग तरह की खुशी होती है। तो वो जो लोग होते हैं जो इस तरह की जो चीज करते हैं ना, जो उसको भी डर लगा हुआ रहता है, किसी के खिलाफ बहुतान फैलाता है, किसी के खिलाफ झूठ फैलाता है, किसी को क्या कहते हैं नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके दिल में जो है ना उसका जमीर जो है ना उसको धिक्कारता है। तो देखिएगा उसका जो है ना उसका पर्सनालिटी अलग हो जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो है ना उसका जो है ना बॉडी लैंग्वेज से भी पहचान लेते हैं, उसका आंख का, उसका बात का, उसका ये का, मतलब वो एक परेशान आत्मा होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई आप भी सुकून से रहिए, दूसरे को भी सुकून से रहने दीजिए, अपने भी जिए, दूसरे को भी जीजिए। तो वाकई क्या, मैं तो ये कहता हूं कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अपने अंदर में बदलाव ला सकते हैं। अब तौबा करके जो अच्छाई की तरफ आप आइए। राइट टू प्राइवेसी, उसके बाद है वो, ये भी हमारा ह्यूमन राइट है। हर एक इंसान का प्राइवेसी का राइट है, लेकिन आजकल हमारे प्राइवेसी के राइट का इस तरह से वायलेशन होता है कि कर नहीं सकते हैं। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग जो ये करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, प्राइवेसी के वायलेशन के लिए बहुत सारे ये सख्त भी है। जनरली एक चीज दिखाया जाता है, आप किसी को अगर बात करें तो आपकी इजाजत के बगैर जो है ना उसको कॉल रिकॉर्ड कर लेगा, और कॉल रिकॉर्ड करके वो अलग अलग जो जगह जो ये करेगा। भाई ये किसी के प्राइवेसी का वायलेशन है। आप अगर किसी की इजाजत के बगैर आप उसका कॉल अगर रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो अगर आप पर केस अगर कर देता है तो 2 साल की सजा और क्या 1 लाख तक का जुर्माना है। तो हर एक इंसान के प्राइवेट लाइफ को जो है ना क्या कहते हैं, प्राइवेसी को जो है ना क्या प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद है फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस। बिल्कुल हर एक नागरिक को जो है मूवमेंट का जो है ना ये है, पूरे अक्रॉस द कंट्री वो ये रह सकता है, और अक्रॉस द कंट्री कहीं भी वो रेसिडेंस वो रह सकता है। राइट टू एसाइलम, किसी को अगर यातना अगर होती है तो कहीं जाकर के शेल्टर ले सकता है। राइट टू नेशनलिटी, यस, हर एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार है। राइट टू एंड मैरी एंड हैव ए फैमिली, यस, हर एक इंसान का जो है शादी करने का और परिवार बसाने का जो है ना क्या कहते राइट है। लेकिन यहां पर देखिए, परिवार बसाने के टाइम में अगर नार्सिस्टिक पेरेंट है तो बच्चों का परिवार भी बसने नहीं देता है, क्योंकि नार्सिस्ट ये चाहता है कि अपने बच्चों को बेचना चाहता है। वो रिश्ता वो बच्चों का जो है ना क्या कहते हैं, बच्चों के पसंद के हिसाब से नहीं कराना चाहता है, वो अपने पसंद के हिसाब से कराना चाहता है। आप भी देखते होंगे भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, जनरली मैं तो बिल्कुल पहले भी कहता हूं कि भाई 2 चीज में आप कंप्रोमाइज मत कीजिए। एक तो अपना कैरियर चूज करने में, यानी चूज योर कैरियर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और दूसरा क्या कहते हैं, चूज योर लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू योर क्या कहते हैं पसंद, अपनी पसंद की इस पर आप जिससे, क्योंकि मजहब में अगर देखा तो हमारा कुरान भी ये कहता है कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। पसंद का मतलब क्या है कि एक दूसरे से मोहब्बत होना चाहिए। और बहुत सारे लोग अगर एक तो मोहब्बत करना ये नहीं, अगर आप मोहब्बत अगर करते हैं तो अपनी मोहब्बत को हासिल कीजिए। जनरली जो पेरेंट्स उसमें दबाव बना देते हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है ना उसके बिल्कुल हिंसा का भी शिकार हुए हैं, रिपोर्ट्स आता है। तो ये चीज नहीं करना है। मैं दोनों को कहता हूं, बच्चों से भी कहता हूं कि अगर आप किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो अपने मोहब्बत के बारे में आप बिल्कुल लड़िए। अगर समाज के लोगों का सहारा लीजिए, समाज का अगर सहारा अगर नहीं देता तो कानून का सहारा ले सकते हैं। अगर एडल्ट है तो आप शादी कर सकते हैं। समाज के लोगों का सहारा लेकर के गार्जियन को कन्विंस करवाइए। और गार्जियन से भी कहता हूं
कि अगर आप सही में अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों को इतना तरबियत इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि वो किसी के साथ जो ना मोहब्बत में ना ही पढ़ पाए, जो लिविंग रिलेशनशिप या जो इसमें ना आ पाए, इतना उसको अच्छा इंसान बनाइए कि वो मोहब्बत ना पढ़ पाए। उसके बाद जो है ना आगे चलकर उसका करियर सेट करके जो है ना तब उसकी शादी कराइए। आप तो कंट्रोल छोड़ देते हैं, आप उसको तरबियत देना छोड़ देते हैं। जैसे कि पेरेंटिंग का जो तरीका है जो बताता है कि 0 to 6 ईयर दैट इज वेरी क्रूशियल टाइम, और 0 to 6 ईयर ये कहा जाता है कि बच्चों को बासा बना दीजिए, अपने गुलाम बन जाइए, यानी उसके सामने में कोई भी बुरा काम आप मत कीजिए। फिर दूसरा जो है ना क्या कहता है 7 साल से लेकर के 12 साल तक वहां ये कहा जाता है कि बच्चों को गुलाम बना दीजिए और अपने बासा बन जाइए, यानी कि आप स्ट्रिक्टली मॉनिटर कीजिए कि हमारा बच्चा जो है ना हिंदुस्तान के संविधान से को डेविएट तो नहीं कर रहा है, शरीयत से तो डेविएट नहीं कर रहा है। उसके बाद 13 to 19 जो टीन एज होता है वहां पर उसका दोस्त बन जाइए, प्रोटेक्ट कीजिए। 18 साल 19 साल तक बच्चों का प्रोटेक्ट कीजिए। अब बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो वो आपकी तरबियत की कमी है, पहले तो छोड़ देते हैं। जब मोहब्बत अगर हो जाती है, बच्चे जब शादी करना चाहते हैं तो फिर जाकर के कोई बेटा को समझाता है, कोई बेटी को समझाता है और तरह तरह का टॉर्चर करते हैं। बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेता है, बहुत सारा लड़का सुसाइड कर लेता है, बहुत सारे लड़कों को मार दिया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को मार दिया जाता है। और आप लोग तो तबाह करते हैं। गार्जियन को पता होता है कि आपका लड़का अगर बदतमीज है, बदअखलाक है, तो आप किसी शरीफ लड़की के साथ शादी मत कराइए। एक एहसान कीजिए, कोई भी लड़का वाला लड़का का शादी कराने के लिए जाता है, लड़की के बारे में जितना रिव्यू करते हैं ना, तो उतना बेटा के बारे में भी रिव्यू कीजिए, सारा चीज पता कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बिल्कुल जिस तरह से जो है ना क्या दो चीज है, एक नार्सिस्ट का और ट्रूथ का। कहने का मतलब एक बुरे इंसान का एक अच्छे इंसान के साथ कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल तेल और वायल एंड वाटर, तेल और पानी की तरह से होता है। पानी में अगर तेल अगर मिला दीजिएगा तो मिक्स कभी नहीं होगा। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो। और केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं लाइक्स डिसऑर्डर लाइक। अच्छे इंसान अच्छे इंसान को अटैक करेगा, बुरे इंसान बुरे इंसान को अटैक करेगा। और दूसरी बात मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं कि अगर बेटी का भी रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो बेटी के बारे में भी रिव्यू कीजिए। चलिए आने वाले दामाद के बारे में रिव्यू कीजिए, लेकिन बेटी के बारे में भी रिव्यू कीजिए। नेक और साले दामाद को बेटी अगर कहीं अगर इंटेंगल है तो उनका अगर कहीं अगर प्यार मोहब्बत है तो उनसे उनकी शादी कराइए। क्योंकि आगे अगर शादी करा भी देते हैं ना, वो रिश्ता चलता नहीं है। क्योंकि हर एक शरीफ इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी शरीफ लड़का हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी वाइफ का जो है बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इन द सेम वे कोई भी शरीफ लड़की है अपने शोहर का हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है शादी कराना, और ये हक भी है, फर्ज है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स तो ये है कि बिल्कुल वो समझते हैं कि कहते हैं सौदा करने का कोशिश करते हैं। अब तो हो गया, मेरा बेटा हो गया, बेटा को हम जाकर बेचेंगे, हम देखो इलाके में खोजो कौन रईस है, कौन दौलत देगा, कौन दहेज देगा। और बहुत सारे लड़की वाले भी उस तरह का ये करते हैं। भाई सिंपल सा चीज आपको ये देखना है कि बेटा का रिश्ता कराने के लिए ऐसी लड़की को चूज कीजिए, मेरा बेटा इस लड़की के साथ खुश रहे। बेटी का रिश्ता कराने के लिए उस लड़के को चूज कीजिए जिस लड़के के साथ वो खुश रहे, बस दोनों के बीच में मोहब्बत हो। ये बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। यही क्राइटेरिया हमारा क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और दूसरा, बिल्कुल पूरा एक्सेस कीजिए, प्लस कुछ जो है ना मेडिकल टेस्ट भी करवाइए शादी से पहले। जो है ना क्या कहते हैं, जो बहुत तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, जो ब्लड ग्रुप अलग अलग होने की वजह से बहुत सारी बीमारी का भी होता है, वो भी ये करवाइए। प्लस अगर लड़का लड़की अगर मिलने के लिए अगर जाता है, दोनों को स्पेस दीजिए। ये नहीं तो वो हम तो गए तो लड़की निकली भुसरा फेंकते हुए देख लिए, लड़की आई पान देकर के चले गई, चाय देकर के चले गए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पूरी जिंदगी चलनी है। स्पेस दीजिए। अभी आदमी को रखिए, एक आदमी को बीच में रखिए, लड़का है लड़की किसी एक आदमी को रखिए। और मैं लड़का से भी कहता हूं कि आप कहीं अगर जाते हैं लड़की देखने के लिए, आप बात कीजिए। लड़की से भी कहता हूं कि खुल करके बात कीजिए आप। और उतना ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शादी फिक्स करने से पहले लड़का और लड़की साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो पर्सनालिटी असेस करता है। क्योंकि अब जो बता रहे अलग अलग तरह का, मैं तो एक ही पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा हूं, क्या नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन उसके अलावा जो है उसके भी कई टाइप हैं। जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो सफरर हैं उसके 10 टाइप होते हैं। उसके अलावा अलग पर्सनालिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी, अलग अलग पर्सनालिटी है। धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे तो ये देख लेगा कि भाई ये जो लड़का इसका पर्सनालिटी है, लड़की इसका पर्सनालिटी है, दोनों फिट बैठेगा। लेकिन ये सब बात हम करेंगे तो लोग आवाज उठाते हैं, ओ ये सेवन पगला है ये दैट इज द नीड ऑफ टाइम। क्योंकि आप लोग देखते होंगे दोस्त
कि रिश्ते बहुत टूट रहे हैं आजकल, रिश्ते की अहमियत खत्म हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, प्री मैरिटल अफेयर तो भी बढ़ रहा है, उसका बहुत ज्यादा शांति में खतरा है। तो बिल्कुल वही तो कहा है कि सारा चीज वही कुदरत ने बनाया, क्या कहते हैं जमीन को, जमीन में इंसान को पैदा किया और इंसान को जीने के लिए कुछ तरीका दिया गया है। भाई वालिदैन की जो है ना, क्या कहते हैं, 4 फ्राइज हैं। बच्चा अगर होता है तो उसको, उसके कानों में अजान दीजिए, एक अच्छा नाम रखिए, बात समझ रहे हैं, वक्त आए तो शादी कीजिए, और क्या कहते हैं एक और है, पेरेंट्स को तो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन पेरेंट्स का दर्जा देने के साथ साथ उसके अंदर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। सिर्फ फर्ज समझ करके बेटा का रिश्ता करा देना, बेटी का रिश्ता करा देना, इससे आपकी नहीं है, अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और पेरेंट्स को भी नेक इस वजह से बनना पड़ेगा कि बहुत सारे पेरेंट्स के बुराइयों का, बहुत सारे पेरेंट्स के गुनाहों का असर औलाद पर पड़ता है। बहुत सारे औलाद इस बात से रोते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन हमको इस तरह की जो है परेशानियां क्यों आती है। वो सफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। लोग कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक, आपके दादा के परदादा आप अगर गलती किए हैं तो आप तक उनका ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप नेक और साले बने, लड़का भी नेक और साले बने, लड़की भी नेक और साले बने, और दोनों नेक और साले का रिश्ता कराया जाए, ताकि आने वाले जनरेशन में नेक और साले औलाद पैदा हो, ताकि दुनिया में शांति बरकरार रहे। यहां गैप हुआ है। डगलस साहब ने कहा था कि इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर अ ब्रोकन मैन। मैं उसकी बात को मानता हूं, लेकिन बात यह है कि ब्रोकन मैन यह है कि भाई, जबकि हमारे बच्चों का तालीम, तरबियत, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, रिश्तेदार का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर उसके अंदर में अगर विकृति अगर आ गई है, तो क्या उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है? क्या सुधार के लिए बात करने की जरूरत नहीं है? लेकिन एक पेट्रियार्कल हमारा सोसाइटी है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे गार्जियन गलत होते हैं, बहुत सारे गार्जियन बिल्कुल अपना बखूबी होते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है ना, अपना उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके अच्छाई के लिए सारा चीज करते हैं। और कहीं अगर कोई वो उसके औलाद के खिलाफ कुछ बोल देता है, बिल्कुल उसको डिफेंड करते हैं। हमारे नबी ने कहा है कि अपने औलाद को इज्जत दो। लेकिन कुछ लोग, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है हमारा समाज। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है, एक ही बात आती है कि वो माँ बाप जालिम है, जालिम है। भाई माँ बाप जालिम है, चलो बर्दाश्त करो, सिर्फ यही बात कहा जाता है। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि चलिए उसके जो कंटेम्परेरी फ्रेंड है, वो तो गार्जियन को भी कह सकता है कि नहीं, ये गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है। अब वालिद है तो क्या हो गया? हुकूक होता है, औलाद का हुकूक होता है। तो शादी कराने में वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सारी चीजों को वालिदैन को ध्यान देना चाहिए। प्लस आने वाले जनरेशन, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में फोकस किया है और यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर फोकस किया है, और सारा चीज धीरे धीरे कुरिकुलम में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि 2-4 आने वाला जनरेशन जो है हमारा बेहतर होगा। तो लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल आप ये कीजिए, क्योंकि ये है, क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे कहने के मुताबिक अगर शादी अगर नहीं करोगे तो तुमको बददुआ दे देंगे, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। औलाद डर जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। वालिदैन के भी लिमिटेशन है। आप उसके जायज कामों में आप उसका साथ दीजिए, उसके नाजायज कामों में अगर साथ दीजिएगा तो खुदा क्या सबसे पहले आपकी पकड़ होगी। उसके नाजायज कामों में अगर आप उसका साथ दीजिएगा, उसके हराम कामों में अगर आपका साथ दीजिएगा, तो खुदा की आपकी पकड़ होगी। तो अच्छे वालिदैन का साथ दीजिए, उसके जायज कामों का साथ दीजिए, और बुरे कामों का जो है, अब चलिए ठीक है, रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरे कामों का साथ मत दीजिए, उसके लिए साइड हो जाइए। और कोई भी अगर गार्जियन अगर प्रेशराइज अगर करता है तो बिल्कुल आपका अधिकार है। कुरान ने आपको अधिकार दिया है कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। तो उनके लिए समाज के लोगों का, रिश्तेदार के लोगों का साथ ले सकते हैं, लेकिन हमारा समाज और रिश्तेदार तो क्या बताएं, मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं होता है, इंसाफ नहीं देते हैं, इंसाफ नहीं है। जो सोशल जस्टिस नहीं है।
सामाजिक न्याय जो है ना विखंडित हो गया है, वहां भी दलाली जो है ना आ गया है। ये हो सकता है। तो एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए जो है ना मतलब सारे लोगों की जिम्मेदारी है। क्लासरूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ाने के बाद ये ह्यूमैनिटी को हर जगह फैलाने की जरूरत है। और मैं गार्जियन से भी कहता हूं कि आपका जो फर्ज है, अपना फर्ज को ये कीजिए, उसकी पसंद का अपना बेटा या अपने बेटी का भी रिश्ता कराने से लड़की से पूछिए। हमारे नबी जो बेटी का जो रिश्ता किए थे अपनी बेटी से पूछे थे, वो बेटी से पूछिए। आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, उसके सहेली से पूछवाइए। आप पूछने के बाद बिल्कुल इधर लड़का को भी स्टेबल कीजिए हर तरह से कि क्या तुम हर तरह से मुतमईन हो कि नहीं हो, और लड़की को भी स्टेबल कीजिए कि मुतमईन हो कि नहीं हो। अचानक जल्दबाजी में एक दिन में रिश्ता फाइनल कर लेना ये गलत है। लड़की वालों से भी कहता हूं कि आप क्या मजबूरी है कि एक दिन में आप रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। पहले के जमाने में होता था रिश्ता फाइनल करने के लिए जो है ना वो कहते हैं दुबड़ी बेले घिसे जाए, बोले लड़की बोले लड़की लड़का वाला ना जाए तो बोले दुबड़ी घिसे जाए दौड़ दौड़ करके। ये अच्छा था। पहले जो डिसीजन जो नहीं देते थे वो लोग देखते थे, पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे वो देखते थे कि जोर, जिस लड़का से हम बेटी का रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं आगे चलकर के लोगों का जोर मजबूत है कि नहीं है। उसी तरह से दोनों तरफ लड़का वाला लड़की जोर, अगर जोर दोनों के जोर को अगर देखा जाए और बाद में दोनों को कॉन्फिडेंस में ला करके रिश्ता अगर कराया जाए तो रिश्ता मजबूत होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए तो आप उसको फ्रीडम दीजिए, उसके जिंदगी को नर्क मत बनाइए। ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है ना हमारे जो बहुत सारे परिवारों को तबाह किया है। बहुत सारी पत्नियों को अपना पति से सिर्फ इस बात से जाना पड़ा है कि क्या कहते हैं उसका ससुर ने उसकी क्या कहते हैं सास को प्रताड़ित किया है, उसका ससुर ने उसके मां को प्रताड़ित किया है, उसका ससुर ने क्या कहते हैं उसके फादर को प्रताड़ित किया है, उसके ससुर ने उसके सारे रिश्तेदार को प्रताड़ित किया है, उसके ससुर ने उसके हस्बैंड को प्रताड़ित किया है। और बाद में उसी ससुर ने अब समाज में सिंपैथी पाने के लिए बेटा को भी बदनाम कर दिया है। He was a narcissist। बाद में देखा बेटा शादी करने के बाद अपनी मां को लेकर के रह रहा था, क्योंकि वो फादर जो है दूसरी शादी किया हुआ था, उसकी मां बहुत सारा शरीयत का भी मामला था और क्या कहते हैं बहुत सारी बीमारी था। तो दूसरी पत्नी का बेटी को रुखसती कराने के लिए वो जो है ना क्या कहते हैं अपनी बड़ी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, और 6 महीना तक इस तरह से प्रताड़ना चला कि कर नहीं सकते हैं। फ्री स्पेस दीजिए, इस तरह से जुल्म मत कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए, क्योंकि जुल्म से जो ना डिप्रेशन में आ जाता है। जो नार्सिस्टिक लोगों का जो एक देखा जाता है ना वो लोगों को डिप्रेशन में ला देते हैं। बहुत सारे ससुर अपनी बहू को प्रताड़ित इस तरह से किया है दहेज के लिए कि उसकी बहू डिप्रेशन में आ गई, उसका समधी डिप्रेशन में आ गया, उसके सास डिप्रेशन में आ गई, उसके रिश्तेदार डिप्रेशन में आ गए। बाद में इज्जत बचाने के लिए लड़का अच्छा था, बाद में जो आपसी सहमति से वो लोग इज्जत बचाने के लिए बेचारा निकल गया। और बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि ससुर अपनी बहू को दहेज के लिए इस तरह से प्रताड़ित करता है, इस तरह से प्रताड़ित करता है कि कह नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। लालच आपके दिल में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं बगैर दहेज का शादी किए, क्या फर्क पड़ता है। दहेज प्रताड़ना और बिल्कुल इसको खत्म किया जाना चाहिए। दहेज के लिए दहेज का लोभी नहीं होना चाहिए, लड़का भी दहेज के लोभी ना हो और लड़की भी दहेज के लोभी ना हो। शादी करने से पहले अपने दिल को एकदम साफ कीजिए। अरे भाई आपके तकदीर में जो रोजी है वो ऊपर वाले आपके दिल में दे करके आएगा। और रोजी कमाना, दौलत कमाना मकसद नहीं है। दुनिया अल्लाह ने आपको जो भेजा है यहाँ पर दौलत कमाने के लिए, दीन कमाइए आप। यहाँ आपका जो है शाहजहां साहब क्या कहते हैं इतना, जितने भी लोग आए बहुत सारे लोग, कितना हुआ आप अलेक्जेंडर ग्रेट जब इंतकाल किया तो 3 वसीयत करके गया, सारे दौलत हमारे रास्ते में बिछा दिया जाए, डॉक्टर को जो है ना बुलाया जाए तो क्योंकि डॉक्टर हमको नहीं बचा पाया, दौलत ये हो गया, और मेरा हाथ जो है ना बाहर खोल दिया जाए। ये दौलत यही रह जाएगा। किसी का दौलत लेकर के आप मालामाल नहीं बन सकते हैं ना। और तंज करते हैं, जब बहू अगर आपकी आ जाती है तो बहू को तंज किया जाता है। माएँ भी, बहुत सारी सास भी है ना बहू का जीना हराम कर देती है, इस तरह से तंज करती है कि उसका जो है ना क्या कहते हैं, क्या बोला जाए कि वो मेंटल डिप्रेशन में आ जाती है। उसके अलावा बहुत सारे लोग, अच्छा उसका वाइस वर्सा, मैं दूसरी बात भी करता हूं कि आजकल ये देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं भी जो है ना, बहुत सारी महिलाएं भी पुरुष को प्रताड़ित करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं महिलाओं का ही प्रताड़ना होता है। बहुत सारे मामलात में ये भी देखा जाता है कि
पत्नियां भी पति को प्रताड़ित करती है। और जनरली ये नार्सिस्टिक, अगर पत्नी अगर नार्सिस्टिक है तो पत्नी का तो जीना हराम हो जाता है। मैं एक बता रहा था, वो क्या था, अमिता पुरी बता रही थी कि बाय प्रोफेशन उसका हस्बैंड डॉक्टर था, इतनी प्रताड़ित करते थे कि जीना हराम हो गया। तो आपका पति को भी ये नहीं करना है। अल्लाह ने क्या कहता है, शोहर का हुकूक दिया है तो बीवी का भी हुकूक दिया है। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि शादी करने के बाद गार्जियन को चाहिए कि अपने वालिदैन को जो है कि बच्चों को भेज दीजिए अलग तरीके से, वो लोग अपना जिंदगी को मजबूत करें। वो उन लोगों की जिंदगी में जो ना बाधा उत्पन्न मत कीजिए। बाकी लड़का लड़की से भी कहता हूं कि शादी करने के बाद जो है ना, आप जो है ना रिश्ते को निभाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान की आयतों में जो है ना बहुत सारे आयत है, शोहर बीवी का रिश्ता बहुत ये कहा गया, बहुत सारे आयत है, उसको बचाने का, उसको हिफाजत करने का जो है ना आपकी जिम्मेदारी है। शोहर की जिम्मेदारी है कि बेटी को आप हिफाजत करें, अपनी बीवी का हिफाजत करें, उसको क्या कहते हैं अपना लिबास समझें, कहीं उसको बदनाम ना करें। उसी तरह से बीवी का भी है। तो मतलब लड़का को भी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए, हर लड़का को जो है ना वो तरबियत दिया जाए 6 महीना तक कि आप जो है ना बीवी के हुकूक क्या क्या है, और लड़की को भी ट्रेन कराया जाए कि शोहर के हुकूक क्या क्या है, और दोनों एक दूसरे को अमल करें। भाई हमारे हदीस ने, हमारे कुरान ने क्या कहते हैं राइट दिया है, शोहर का हुकूक है तो बीवी का भी है, बीवी का है तो शोहर का, एक दूसरे को जानने की जरूरत है। इस तरह से ये करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। आपको अपनी बीवी का ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करना है, बीवी को भी अपने शोहर का ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और आगे चल करके नेक रहना है। शादी कर लिए तो शादी करने के बाद जो है लड़का को भी नेक रहना है, लड़की को भी नेक रहना है। आजकल तो बहुत सारा ये कहते हैं कि वो लोग कॉमन चीजें हैं, शादी अलग होती है और प्रीम में क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और क्या कहते हैं आजकल तो बिल्कुल बहुत सारे फितना आ गया है, बहुत सारे फितना आ गया है। क्या बताइएगा, नेक शोहर है, बुरी बीवी मिल गई तो वो शोहर का जीना हराम, और क्या कहते हैं बीवी अगर शोहर क्या कहते हैं नेक है, शोहर अगर बुरा आ गया तो उसका जीना हराम। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और आपको भी नेक रहना है। शादी करने के बाद एक अच्छा घर पर बसाइए, और बिल्कुल लड़का को कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली वालिदैन के अगर हुकूक है तो बीवी का भी हुकूक है, बोल्डली वहां पर आपको लड़ना पड़ेगा। मां का हुकूक है तो बीवी का भी हुकूक है, आप मां के भी हुकूक को भी पूरा कीजिए, बीवी के भी हुकूक को पूरा कीजिए। मां के हुकूक के पूरा करने के लिए बीवी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बीवी के हुकूक पूरा करने के लिए मां को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पिता का हुकूक है तो पत्नी का भी हुकूक है, आप पत्नी के हुकूक को पूरा करने के लिए पिता को प्रताड़ित नहीं कर सकते, पिता को पूरा करने के लिए पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस नहीं है। जनरली आज जो है ना पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है बहुत सारे जो पेरेंट जो है ना अपने बच्चों को प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं, उसको इवन के शादी तक अपने पसंद का शादी ये करवाते हैं। जनरली सारे नहीं, जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल चाहते हैं, तो कंट्रोलिंग में ये चाहता है कि भाई हम उसका रिश्ता वहां करें जिसके ससुराल में मेरा कंट्रोल हो। और नार्सिसिस्टिक लोग लालची होते हैं, वो दहेज का भी लोभी होते हैं, दहेज के लिए उसको ये करने का कोशिश करते हैं। तो जो हमारा जो ह्यूमन राइट है, क्या कहते हैं जो शादी करने का, परिवार बसाने का, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप नेक बनिए, नेक और साले बनिए, बीवी को नेक और साले बनाइए, और आने वाले जनरेशन में बच्चों को नेक और साले बनाइए। और यही चीज है दोस्तों, यही चीज अगर धीरे 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 करेंगे तो क्या होगा कि क्या कहते हैं बुराई कम होती जाएगी, अच्छाई बढ़ती चली जाएगी, और अच्छे लोग मतलब अच्छाई को प्रमोट करने की जरूरत है। अब तो बात यह है कि अभी है, उसके बाद आपका यह है राइट टू ओन थिंग्स। सब किसी को अपना अपना सामान खरीदने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, बिल्कुल अपने थॉट को, अब थॉट का मतलब ये नहीं है कि आपका थॉट ऐसा होना चाहिए कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट न करे। आपको इजाजत मिलता है कि भाई आप बोले तो बोले, तो ऐसी बात बोले हैं कि जो किसी को हर्ट ना करे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट ना करे। बोले तो आप सच को बोले, झूठ ना बोले, गिबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, बहतान ना फैलाएं, मतलब हिंसात्मक गाली गलौज ना करें। तो आजकल जो है गाली गलौज, बाप रे बाप, इमोशनल वायलेंस लोगों के अंदर में जो बात, एक बात जो होती है फिजिकल वायलेंस से ज्यादा असर जो करता है आपका इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस। जुबान, मतलब जुबान में ऐसा ऐसा अल्फाज कुछ लोगों का होता है जो है ना बिल्कुल वो क्या कहते हैं जहर में डुबो करके छिड़कता है। बहुत सारे वालिद अपने बेटा को कहता है कि तुम क्या कहते हैं नाजायज कतरा का पैदा हुए हो,
तभी वो औलाद, आप बताइए औलाद को इस तरह की बात सुनने के बाद कैसा लगेगा? एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं। तुम जाओ बाप खोजो, तुमको बेटा नहीं मानेंगे, मेरा 2 बेटा है। मतलब इस तरह का। उसी तरह से बहुत सारे बेटा भी मतलब बदतमीजी करते हैं, बहुत सारी पति भी पत्नी से बदतमीजी करती है, पति भी बदतमीजी करते हैं। तो ये जो अल्फाज जो होता है, ये जो अल्फाज जो है ना, आपको रूह को जो है ना तोड़ देता है। तो जनरली ये देखा गया है कि नार्सिसिस्टिक एब्यूज के शिकार जो है ना, बहुत सारे विक्टिमाइज हो जाने के बेचारा मतलब जिंदगी जो है ना जीना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो बच जाते हैं, सब किसी का यही रोना होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का 30 साल 40 साल 45 साल मैंने आपसे क्यों गंवा दिया। तो ये चीज होना चाहिए आपका। हमारे नबी भी, हमारा हदीस है कि आपके आदाब से, आपके हरकत से, आपके बातचीत से बिल्कुल किसी का दिल आजारी ना हो। ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुरान जो है, अगर हम मानवाधिकार कुरान है, एक है वो मौलाना यूनिवर्सिटी में फॉर्मर वाइस चांसलर सलीम साहब, वो ये मतलब ये बहुत अच्छा उसका ये लगता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए कुरान को, अगर देखा जाए तो क्या कुरान इज एवरीवेयर। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, अगर ह्यूमन राइट में जितनी भी चीजें हैं अगर है, उन चीजों का अगर पैरेलल स्टडी कर किया जाए और कुरान को अगर देखा जाए, हुकूकुल इबाद, इंसान के हुकूक के बारे में वाज़ेह किया गया, बिल्कुल सेम चीज है। तो बल्कि हम तो सारे जो है अपने जो धार्मिक लोगों से भी कहता हूं, धर्मगुरुओं से भी कहता हूं कि आप लोग ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ करके एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। अब जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फैलाने के लिए क्या कहते हैं पंचायत लेवल तक काम करती है, उससे भी जुड़ करके काम कीजिए। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टेट में क्या होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हाई कोर्ट से कनेक्टेड है, और जिला में भी उसका पेनिट्रेशन। जो ह्यूमन राइट वाले भी जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू से अलग अलग वार्ड तक पहुंचते हैं, वो लोग पंचायत लेवल तक पहुंचते हैं। मैं कई प्रोग्राम में किया हूं। और नेशनल कमीशन फॉर वुमन उसका भी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमन सेंटर में है, और स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर वुमन है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो लोग उसी से पेनिट्रेट करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वुमन कमीशन को भी स्टेब्लिश किया जाए और डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन को भी स्टेब्लिश किया जाए, ताकि प्रॉपर पेनिट्रेशन मॉनिटरेशन हो ह्यूमन राइट का। तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ थॉट का मतलब ये नहीं हुआ कि झूठ बात लिख करके फेसबुक में डालना है। क्या कहते हैं कोई किसी का क्या कहते हैं कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया, कॉल रिकॉर्डिंग करने का कोई बात निकाल करके पूरा में से छोटा निकाल करके आप उसको प्रसारित कर रहे हैं। यानी कि मतलब आप जुबान से भी किसी को बुरा भला ना कहें, तो ये है। और मीडिया में भी कोई बुरी बात ना बोले, तो मतलब कंट्रोल होना चाहिए। और कोई ऐसा ये नहीं करना चाहिए जो दूसरे के राइट को जो हनन करे, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। क्योंकि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन के नाम पर बहुत बहुत गंदगी होती है, और ये जो नार्सिसिस्ट लोग वही करते हैं। और उसमें से देखा जाता है पर्टिकुलर राजनेता, मतलब हर जगह मैं जो बताया कि राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि राजनीति में आने के लिए जो है लोगों के इमोशन से खेले हैं, स्टूडेंट के जज्बात से खेले हैं, और दे आर क्लेवर। इट हैज बीन ऑब्जर्व, वो देखा गया है कि वो क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों के अंदर में जो है ना बहतान फैलाने का काम किए हैं। और जनरली राजनीतिक लोगों के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को भी ट्रेन करने की जरूरत है। यह चीज जो देखा जाता है कि हर एक राजनेता का 2 4 5 10 वर्कर होते हैं, जो जनरली जो आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया में, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, कोई इसके खिलाफ बोल रहा है। ये नहीं है, हेट स्पीच इज नॉट अलाउड। तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स में भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी नार्सिसिस्ट हैं। वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है, और जो वर्कर के बीच में भी लड़ा करके रखने का कोशिश करता है, बहतान फैलाने का कोशिश करता है। तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो अब मेरा जो ये था, अब मैं आम जनता से जुड़ने का कोशिश करूंगा
क्योंकि 98% लोग जो है ना, जो दे लव, क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी, आम जनता से जुड़ करके जो है ना, ये होने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर विकृति आई है। इवन को जो देखा जाता है कि यहां पर इतना ये है कि इवन के विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज अगर अलग अलग राजनेता है तो एक दूसरे को खिलाफ करते हैं और उसके वर्कर जो है वो ऐसा फैलाते हैं। और कुछ लोगों की जिंदगी, वही कहना है कि नार्सिस्ट लोगों की जिंदगी झूठ के बुनियाद पर होता है। तो राजनेताओं के भी अगर नार्सिस्ट अगर राजनेता है, उसका अगर मास्क को अगर तोड़ दिए समाज के सामने में, तो वही वो ध्वस्त हो जाएगा। और इस चीज के लिए दोस्तों एक एक सिविल सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये चंद लोग, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मेरा भी जो ये कर रहा था, मैं तो 5% रखा था कि 5% इविल पीपुल है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन साहब, वो हमारे जामिया भी आए थे, जामिया में भी लेक्चर दे रहे थे, वो बोले थे कि ओनली 2% आर इविल पीपुल। यस। और फिर बाद में जाकर के मैं उनसे डिस्कशन भी जाकर के किया था, जाकर के वो IPS ऑफिसर थे, वो बता रहे थे कि जब मैं सुप्रीटेंडेंट पुलिस था तो आम लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को बुला करके मैं प्रोग्राम किया था। बहुत अच्छा था, हमारे सीनियर ऑफिसर हमको क्या कहते हैं इनकरेज किए थे। तो वही था, मतलब हम जो बोले ना कि ओनली 5%, 2% क्या पीपुल आर इविल पीपुल, मेरा भी जो ये था, मेरा किसान जिला में स्टडी जो था, हम 5% लोगों को रख रहे थे। और बिल्कुल वो जो 5% बुरे लोग हैं, ये राजनीतिक लोगों को भी गुमराह करते हैं, वाइस वर्सा। या तो फिर वो राजनीतिक लोग, राजनेता है, उन लोगों को रिक्रूट किया है फ्लाइंग मंकीज के तरह से, या फिर वो उनको गुमराह करते हैं। उनका दौर क्या कहते हैं ब्लॉक तक, या जो पदाधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, चाहे पुलिस हो या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, फिर उसका दौर जिला तक, फिर उसी का दौर वकील तक, फिर उसी का दौर जजेस तक, फिर उसी का दौर मीडिया तक। परेशान करके रख दिया है। मैं किसान जिला में जो मॉडल बनाने का जो काम करना चाहता हूं ना दोस्त, सारे लोग मेरा साथ दीजिए, आम लोग अब मेरा साथ दीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए इन गंदे लोगों को जो बुराई को फैलाते हैं। अब खेती करते हैं सारे लोग, किसान खेती करते हैं, जंगल लग जाता है, जंगल की सफाई करते हैं ना, बस उसका सफाई कर दीजिए, बेहतर जिला होगा। और मैं आपको बता देता हूं, आया 5 साल 6 साल से जो मैं काम कर रहा था, काम करने के बाद धीरे धीरे आइडियाज बढ़ते जाते हैं। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने जिला के लिए काम करता रहूंगा। अब देखिए ना, चाय के ढाबे में क्या कहते हैं, लोग बैठ करके क्या करते हैं, सिर्फ गिबत करते हैं, बहतान फैलाते हैं, चुगलखोरी करते हैं। और सबसे ज्यादा यह चीज तो बढ़ता है इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में, चाहे वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो, यानी पंचायत लेवल इलेक्शन हो, या फिर किसी भी इलेक्शन लेवल हो। अरे भाई, अगर आपका एजेंडा है ना, अपना एजेंडे के बारे में बात कीजिए ना। किसी के खिलाफ बुरा भला बोल करके, किसी के खिलाफ बहतान फैला करके ही आप जीत नहीं रहे ना। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे राजनेता को देखा जाता है कि वो जो इस तरह का जो काम करता है ना, वो ध्वस्त हो जाता है, उसका नकाब जब टूट जाता है ना, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और बहुत सारे राजनेता है कि राजनेता बना भी नहीं है, कोई MLA MP बना भी नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी हो गया कि किसान में कि कह नहीं सकते हैं। यस, क्योंकि लोगों ने उसका जो है असली चेहरा को देख चुका है। तो एक कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, आम लोगों को अवेयर करना है। अभी मैं बताना, हमारा किसान जिला की खूबसूरती है। मैं कभी बहुत सारे लोग बोलता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जितना जो बात करता हूं, तो ये जो मानवाधिकार के बारे में आज ह्यूमन राइट कमीशन बना है, लेकिन अपना किशनगंज जिला में मैं रिव्यू किया हूं बहुत सारे परिवार में, बहुत सारी महिलाओं से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बातों से। भाई बहुत सारे हमारे जो दादी के लेवल का जो उम्र की जो महिलाएं हैं, या हमारे अम्मी या खाला के लोगों की महिलाएं हैं, जनरली जो देखा गया जो अच्छे परिवार की महिलाएं हैं, जो स्टेट की महिलाएं हैं, या स्टेट के लोग हैं, या मियाँ साहब लोग हैं, जो अच्छे परिवार के जो लोग हैं, उसके अंदर में कूट कूट करके भरा होता है। हमारी बहन है सुनता, मैं अपनी सलमा से बात करता हूँ, वो नवाब भाई है वहां सुनता, कि वो उसके अम्मी से बात किया था, मैं देखता रह गया। मियाँपुर में भी कुछ रिश्तेदारी है, तो वो लोग कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई है, लेकिन उसके अंदर में मानवाधिकार है, महिलाओं का अधिकार के बारे में वो जानती है, सारे लोगों के हकूक के बारे में जानती है, सारा चीज जानती है।
तो वो ये कहते थे उसके पेरेंट्स जो उन लोगों को सिखा देते थे। आज हमारे इसमें मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेशनल मेडिकल सर्विस अथॉरिटी है, फिर भी हम जो है ना क्या कहते हैं जानकारी के अभाव में है। तो मैं यही चाह रहा हूं कि किशनगंज जिला में जो अच्छे परिवार के जो लोग हैं वो लोग निकल करके जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अगर तरबियत अगर दिया जाए और धीरे धीरे अगर माइग्रेट अगर कर दिया जाए तो मतलब अच्छी चीज है। किशनगंज जिला की खूबसूरती में सबसे बेहतर खूबसूरती में यह पाया कि कुछ जगह कि अच्छे परिवार के लोग, जैसे कि हमारा कुरान में भी है कि अगर दो बेजोड़ रिश्ता है, होता है भाई, अब हो गया शादी कर लिया, शादी कर लेने का जोड़ नहीं मिल रहा है, दोनों में मोहब्बत नहीं हो रही है, अपने जगह में लड़का भी अच्छा है, अपने जगह में लड़की भी अच्छी है, लेकिन दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं हो रही है, तो इस बात का इजाजत कुरान भी देता है कि आपसी सहमति से दोनों खानदान के बगैर, फसाद किए बगैर अलग अख्तियार कर सकते हैं। और दोस्तों मैं कई मामले में ऐसा पाया, बहुत सारे ससुर को, बहुत सारी बीबी को क्या कहते हैं अपने शोहर को जो है ना क्या कहते हैं बुला करके अपनी सहमति से जो है ना बिल्कुल बाइज्जत जो है आपसी सहमति से ऐसा हुआ है। लेकिन किशनगंज जिला में ही है, कहीं अगर कोई बात आ जाती है तो केस मुकदमा तक आ जाता है और लड़का को झूठे केस में फंसा भी दिया जाता है, बहुत सारे लोग लड़की को भी फंसा देते हैं। दोस्तों हमारा ये है ना, हमारा इस्लाम तो ये कहता है ना। तो ये सुरजापुरी की जो खूबसूरती है ना, ये जो मॉडल है ना, ये तो विश्व शांति का एक बेहतर मॉडल है। जैसे कि है बहुत सारे लोग जो है उसके वालिद जो है ना आने वाले जिंदगी में बच्चों के बीच में नातफाकी ना हो, अपनी जिंदगी में ही अपना प्रॉपर्टी का बेटा को भी दे दिया, बेटी को भी दे दिया, सारा चीज को दे दिया, उसके बाद चले गए, ऐसे भी वालिद गए हैं, ये चीज है। तो वहां पर क्या है, वही चीज मतलब एक अच्छा ही जो आइडियल कंडीशन है वो हमारा किशनगंज जिला में है। किशनगंज जिला ही नहीं, हमारा जो पड़ोसी जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये है। और सबसे बड़ी खूबसूरती आपस में रिश्तेदारी जो होती है, अलग तरह का सुकून होता है। तो लेकिन बिगड़ती आई है, तो अब जो अंडर प्रिविलेज लोग ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे लोगों को आकर के जो बिगड़ती वाले लोगों को है धीरे धीरे मतलब ये कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बुराई को ये कर सकते हैं। तो अच्छे लोग अगर आ जाए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तो ये मॉडल बन सकता है। जनरली लोग जाते क्या है कि पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को हायर करते हैं और वो दिन भर का काम करने का पैसा दिया जाता है, जाकर के काम करके आ जाता है, वो लोग गड़बड़ा देता है। अच्छे लोग अभी भी है किशनगंज जिला में, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा ईच वन टीच वन भाई थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके, भाई ऐसा तो चाय के दुकान में, पान के दुकान में, बहुतान में हम लोग वक्त गुजार देते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव वे में, मैं जो कह रहा हूं सिस्टमेटिक वे में, अगर एक सिविल सोसाइटी को फॉर्म किया जाए और सिविल सोसाइटी को फॉर्म करने का हर एक वार्ड लेवल को लोगों को ट्रेन करने का, मैं दिल्ली से सब सारे लोगों को ट्रेनिंग करने का कोशिश करूंगा। और आप पुलिस का सहारा बनिए, आप क्या कहते हैं सही इन्फॉर्मेशन को पुलिस तक पहुंचाइए, आप सही इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं समाज के लोगों तक पहुंचाइए, सही इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक जो एग्जीक्यूटिव के जो पार्ट है जिला प्रशासन तक पहुंचाइए, ब्लॉक प्रशासन तक पहुंचाइए, राजनेताओं तक पहुंचाइए, और क्या कहते हैं जुडिशरी तक भी पहुंचाइए और मीडिया तक भी पहुंचाइए। एक सिविल सोसाइटी का गठन बहुत जरूरी है किशनगंज जिला में। मैं तो चाहता हूं कि किशनगंज जिला का हर एक बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, और देश का जो है क्या कहते देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जिला बने, और बन सकता है। उसके लिए हम लोगों को एक कदम जो है ना निस्वार्थ भाव से, वही करें कि निस्वार्थ भाव से, क्योंकि हमारे दिल में लालच है भाई हम 1 घंटा क्यों टाइम खराब करें। बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में बहुत सारा काम किए हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपना सैलरी का पैसा लेकर के सारा चीज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहते हैं कर सकते हैं इन सारी चीजों को हम लोग। तो ओवरऑल मतलब फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, यानी कि वहां के लोगों के, खासतौर से किशनगंज जिला में जो पाया बुरी बात, लोगों का जुबान जो चलना जो शुरू होता है ना, किसी को पूछ लीजिए, मैं भी किशनगंज जिला में जाता हूं तो किसी से पूछता हूं फलाने को जानते हो, भाई हाँ मैं जानता हूं, उसका फलाना जगह घर है, इतना काफी है। उसके बाद उसका निकलता है हाँ वो तो ऐसा है, उसका बाप ऐसा था, उसका माँ ऐसी थी, उसका खालू ऐसा था, उसका दादा ऐसा था, उसका पर्दा ऐसा, कर 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 सर दर्द हो जाता है। मतलब ये है। तो
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वहां पर हर एक आदमी जो है लोगों का जो क्या कहते हैं वो मोबाइल रिकॉर्ड कर देता है, दूसरे को भेज देता है। ये नहीं होना चाहिए। खैर, पूरे देश के लोगों से कहता हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन के नाम पर किसी दूसरे को आप आहत न कीजिए। उसके बाद राइट टू असेंबल, बिल्कुल आप लोग जमा हो सकते हैं, गैदर हो सकते हैं एक पॉजिटिव काउज के लिए डेमोक्रेटिक मैनर में। राइट टू डेमोक्रेसी, बिल्कुल सब किसी को डेमोक्रेसी का राइट है। उसके बाद राइट टू सोशल सिक्योरिटी, यस, हर एक आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सब किसी का राइट है। राइट टू वर्क, हर एक आदमी को काम करने का अधिकार है। आप समझ रहे हैं, काम करते भी हैं अलग अलग। और दूसरी बात, वर्क के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो विडम्बना है, सरकारी नौकरी करने के चक्कर में जिंदगी जो तबाह करते हैं ना, इस चीज को थोड़ा सा बदला जाए। आप कोई भी ऐसा काम जो करते हैं जिससे आपको रोजी मिलती है, दैट इज योर जॉब। हमारे नबी बिजनेस करते थे, दैट इज योर जॉब। तो मैं तो ये कहता हूं, डॉक्टर बनकर के किडनी बेचने से अच्छा है कि आप क्या कहते हैं गाड़ी चला करके ईमानदारी से लोगों को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए, एक ईमानदार ड्राइवर बन करके। वो डॉक्टर जो किडनी बेच करके करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लिया है, उससे बेहतर एक ऐसा है जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, जो अपना जो कस्टमर का ख्याल रखता है, टाइम पर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। वो उससे लाख गुना बेहतर है। ईमानदार है, ज्यादा पैसा नहीं लेता है, उससे लाख गुना बेहतर है। तो वर्क ईमानदारी के साथ होना चाहिए। कोई भी काम बुरा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि वो बंदा जो कारपेंटरी का काम करता है वो ईमानदार है, और कोई क्या कहता है ईमानदार नहीं है। तो बराबरी, इक्वलिटी लाने के ईमानदारी के साथ आप काम कीजिए और रोजी में बरकत मिलेगी, सुकून मिलेगी। जायज रोजी का फिक्र कीजिए, हराम रोजी से बचिए। हराम रोजी करने वालों का जिंदगी तो खराब होती है, तबाह तो होती है, उसके नस्लों तक, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन, 7 पीढ़ी तक उसका ट्रॉमा, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस ट्रॉमा, से सफर करते हैं। आपके दादा के दादा के दादा के परदादा अगर कोई गलती करके गए हैं तो आप तक भुगतना पड़ेगा। आपके वालिदैन कोई अगर गलती किए हैं, दीन के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, अगर हरामखोरी अगर किए हैं, दीन के खिलाफ चले हैं, शरीयत के खिलाफ चले हैं, तो आपको उसकी सजा मिलेगी इसी दुनिया में, और आपके आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। 7 पीढ़ी तक वो ट्रांसफर होता है। और रिसर्च भी ये कहता है कि डीएनए होता है। तो जायज रोजी की फिक्र होनी चाहिए, और कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। ईमानदारी के साथ वो एक सुकून मिलेगा। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये दैट इज पीस। मेरा जो टॉपिक का जो लोगो भी, वी नीड पीस, एवरीबडी नीड्स पीस। आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे, दिल को अगर साफ रखेंगे, तो बिल्कुल आपको अलग तरह का सुकून मिलेगा। बिल्कुल अपने आप को कुदरत के करीब पाएंगे। उसके बाद है राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडे, यस, होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, रेस्ट कर सकते हैं। उसके राइट ऑफ सोशल सर्विस, यस, सोशल सर्विस इज ह्यूमन राइट। सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं है कि किसी राजनेता के पीछे जो है ना कि सिर्फ घूमना फिरना, ये सोशल सर्विस नहीं है। और बहुत सारे, जहां तक मैं अपना किशनगंज जिला का स्टडी जो देखता हूं, कि भाई राजनीति जो है आम लोगों को इस तरह से कंजेस्टेड कर दिया है कि कह नहीं सकते हैं, हावी हो गई है, लोगों पर हावी हो गई है। जो राजनेता के वर्कर्स जो है ना, वही क्या प्रशासन के पास जा सकता है, वही मीडिया के पास जा सकता है, वही समाज के लोगों के पास जा सकता है, वही ब्लॉक जा सकता है, वही जा सकता है। भाई ये चेंज करने की जरूरत है, और अभी हो रहा है। मतलब बहुत सारा चीज है। अभी भी किशनगंज जिला में जो है ना, पुलिस और आम जनता के बीच जनसंवाद हुआ था टेरागंज में, अब जिला प्रशासन कर रही है। तो आम लोग डायरेक्टली आपको जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव से जुड़ना है अपनी बात को रखने के लिए। और है, जिला प्रशासन भी जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब दिन में एक दिन जो है आम लोगों से मिलते हैं। इवन के क्या कहते हैं, बिहार में जो डीजीपी साहब है, जनता दरबार लगाते हैं, एक आम जनता जाकर के अपनी बात को रख सकता है। यस, धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहा है। और मैं भी जो हमारे जो सुप्रीम पुलिस नामुल हक साहब को लेकर के प्रोग्राम और जो कर रहे थे, कंसेप्ट यही था कि लोगों को प्रशासन से जोड़ना। और बहुत सारे लोगों में पुलिस का डर होता है। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके लिए है। ये दलाल लोग जो है ना परेशान करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बोले थाना जाना, पुलिस से मिलना अच्छे लोगों का काम नहीं है। ये किसने कह दिया भाई? भाई पुलिस को अगर अच्छे लोग जाकर के अगर नहीं जाइएगा तो बुरे लोग जाकर के वो जो गंदगी ही फैलाएगा ना, झूठ फैलाएगा, बहतान फैलाएगा। कितनी परेशानी में होती है हमारी पुलिस या हमारा जो है वो एग्जीक्यूटिव, कितने परेशान होते हैं। मैं बता रहा हूं, क्या कहते हैं कि किशनगंज में, किशन की वीडियो साहब थे, परवेज साहब, वो बता रहे थे कि क्या बताइएगा सर,
हम लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑफिसर का काम कम करना होता है, पंचायती ज्यादा करना होता है। इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो लोग। सच तक वो लोग सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फ्री एक्सेस इज नीडेड, बिल्कुल जाकर के। और बल्कि मैं तो ये आप लोग ये करते हैं तो बाज़ाब्ता आपको दिल्ली से लेकर के किसान तक जो है ना सारे लोगों का जो है ना एक मैं बना दूंगा चैनल। सिविल सोसाइटी अगर बन जाएगी तो बल्कि एक सिविल सोसाइटी मैं जा रहा हूं, जाने की छुट्टी में जाकर के मैं लोगों से बात करूंगा, एक बनाता हूं। तो ऐसा नहीं है, हर एक आदमी का है, समाज उसको डिग्रेड कर देता है। अगर सोशल सर्विस के लिए अगर जाइएगा, आप क्या कहते हैं, मैं भी चलाऊं भाई, मैं क्लासरूम में केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ ये सारा जो काम कर रहा हूं, ये हमारा फंडामेंटल क्या कहते हैं ड्यूटी है, साथ साथ हमारा अधिकार है। बहुत सारे लोग इसमें बाधा उत्पन्न करने का कोशिश किए, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें हुई है, बहुत सारे लोग हमको बदनाम करने का कोशिश किए, तरह तरह का राजनीति किए। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अल्लाह पर, ऊपर वाले पर ये है। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे कन्विंस्ड हैं, ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं। वही कहना है कि आइडियाज अगर मिलेगा तो वही लाइक रिजल्ट समझ रहे हैं अपने आप, मतलब ये सारे। और होगा, हर एक इंसान का जो है ना आपका दो ग्रुप बनेगा, एक आपको मुखालफत करेगा, और अगर आपकी मुखालफत है तो ये हक की दलील है मुखालफत। वो तो जो मुनाफिक लोग होते हैं वो सब किसी के होते हैं, और इनफैक्ट वो किसी के नहीं होते हैं। सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का मुखालफत करने वाले तो होंगे, गलत लोग तो मुखालफत करेंगे। और प्लूटो साहब ने भी कहा था कि प्लूटो नहीं क्या कहते हैं वो, किसी ने कहा था, वो फिलोसफर, सबसे ज्यादा नफरतों का सामना करना पड़ता है सच बोलने वाले लोगों को। यस, और सच बोल करके देख लीजिए ना, और खासतौर से नार्सिसिस्ट लोगों के सामने सच बोल करके देखिए, आपका जो है ना ये कर देगा। तो खैर ऐसी बात नहीं है। तो एक, और नहीं भी, अगर कोई आदमी साथ नहीं भी दे, आप सच्चे हैं, सच्चे मन से काम कर रहे हैं, और ऊपर वाले की बातों को ध्यान में रखे हुए हैं, भारत के संविधान को बातों में रखे हुए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। रेपुटेशन देना तो समाज के लोगों का काम है। हमारे नबी पर भी लोगों ने अलग तरह का रेपुटेशन दिए थे, महात्मा गांधी पर भी लोगों ने रेपुटेशन अलग दिए। रेपुटेशन अलग चीज है, कैरेक्टर अलग चीज है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि बिल्ड योर स्ट्रेंथ के कैरेक्टर, और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए वही इन सारी चीजों को, इंडियन वैल्यूज, ह्यूमन राइट, महिलाओं का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य, और क्या कहते हैं सारा चीजों को लेकर के अच्छा ओवरऑल मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाइए, और बी द फॉलोअर ऑफ ओन थॉट्स। इतना मजबूत बन जाइए कि कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, चाहे आपके माता या आपके पिता या कोई राजनेता। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा जाता है कि कुछ राजनेता के अंदर में भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पाई जाती है। दे वांट टू कंट्रोल द पब्लिक, अपनी बातों को फैलाने के लिए लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को बदनाम भी करने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग, नॉट ऑल। और वही लोग हैं, पनपने नहीं देता है, सिविल सोसाइटी को पनपने नहीं देता है कुछ राजनीतिक लोग। वो ये सोचता है कि मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुतानियां फैला देता है। आप दोस्तों, सोशल सर्विस के बारे में अगर आप थोड़ा भी काम करने के लिए जाइएगा तो आप पर एक टैग चिपका देगा। ये लड़का है, इसको आगे चल करके राजनीति करना है, ये लड़का है आगे चल करके उसको एमपी बनना है, ये लड़का है आगे चल करके एमएलए बनना है, ये लड़का है आगे चल करके एमएलसी बनना है, ये लड़का है आगे चल करके उसको विधायक बनना है, ये लड़का है आगे चल करके मुखिया बनना है, ये लड़का आगे वार्ड मेंबर बनना है, समिति बनना है। ये चीज अफवाह फैला देगा। दूसरे की बात आप कैसे कर सकते हैं? बहुतान फैला देगा। वो ऐसा इसलिए से करता है, वो जानता है कि अगर ये सिविल सोसाइटी बन गई और सारे लोग एजुकेट हो गए, मानवीय मूल्यों को पहचानने वाले हो गए, और अच्छे इंसान हो गए, तो अच्छे राजनेता ही राजनीति करेंगे। बुरे लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को पनपने नहीं दिया जाता है। और खैर, फिर मैं अपील करता हूं अपने किसान जिला के सारे लोगों से, कुछ लोग, मतलब नॉट ऑल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमारे एक भाईजान है, वो बोले कि नाम किसी का नहीं बोलना है, जनरल केस स्टडीज के तौर पर बात कर रहे हैं। फिर आप नए सिरे से सारे राजनेताओं से भी कहता हूं कि एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए आप लोग भी अपने जो वर्कर्स हैं, अच्छे लोगों को वर्किंग कमेटी में रखिए, और जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, उनको ये कीजिए। और सारे राजनेता, मैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करना चाहता हूं
कि आप लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है ना आप करवाइए सारे वर्कर्स का, सारे लोगों का। अब देखिए क्या क्या होता है। वही चीज है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमारे रास्ते रोकने का बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन आइडियाज इतना आ गया है ना, मैं तो सोचता हूं ये सब काम करने के लिए जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारे दिल में जो आइडिया आया है कि, और मैं जो रिसर्च किया और देखा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी विश्व शांति के लिए खतरा है, और अब तक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। तो अभी अब तक नोन जो मेरा जो कंसेप्ट है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों के अंदर में मानवीय मूल्यों को फैला करके, यानी तरबियत को फैला करके, कुरान और हदीस की बातों को फैला करके, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को डाल करके वो नार्सिसिस्ट बनने के लिए ना दें। इतना तो कर सकते हैं, आने वाले जनरेशन में नार्सिसिस्ट नहीं बन पाएगा। और दूसरा, नार्सिसिस्ट का नकाब है, उसका मास्क है, उसका मास्क को तोड़िए। और उसका मास्क को कौन तोड़ेगा? समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग। बिल्कुल बैठ करके पब्लिकली उसके जो है ना पूरा जितना काला करतूत है उसका भंडा फोड़ा जाए। बिल्कुल सिंपल, बहुत मैं पूरा ये किया बिल्कुल। वही तो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड कलेक्टिव एफर्ट्स। अगर किसी गांव में एक आदमी अगर नार्सिसिस्ट है, तो उस गांव के सारे अच्छे लोग और उसके रिश्तेदार के सारे अच्छे रिश्तेदार जो भी विक्टिम है, और मुखिया सरपंच काफी है उसके नकाब को तोड़ने के लिए। लेकिन विडंबना यह है ना दोस्तों कि एक कोटेशन भी है कि द चीप एक्टिविटी ऑफ इविल पीपल दे सपोर्ट ईच अदर। यस, बुरे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और अच्छे लोग तो बाप रे बाप, खुदा के यहां पकड़ होगी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल 3 थे, लेकिन पूरा गांव गर्क हो गया था। मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार कुरान में भी है, अपने पड़ोसियों का हक है। आपके पड़ोस में कोई आदमी दिन के खिलाफ अगर चलता है तो आपको यहां तक कहा गया कि उसको जो है समाज से बहिष्कार कर दीजिए, आप अगर बात नहीं मानता है तो। वार्ड के लोगों का, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक का अलग अलग जिम्मेदारी है। बेटा का अलग जिम्मेदारी है, बेटी का अलग। भाई एक हदीस में भी है कि एक औरत 4 आदमी को जन्म ले जाएगा। बाप है, भाई है, सोहर है, बेटा है, सब किसी का जिम्मेदारी है। गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी है। शरीयत के खिलाफ कोई भी चलता है, उसके अलावा हमारा किसी भी महिला के खिलाफ अगर कुछ कुरीतियां हैं तो उसके बारे में बात करने के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो लोग 2 वजह से बात नहीं करते हैं। एक तो पता नहीं, एक जो कौन ये है कि अच्छे लोग डरते हैं, क्योंकि बुरे लोग जो है ना बाद में उनको फंसा देते हैं। जो नार्सिसिस्ट लोग, उन लोगों का स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, फ्लाइंग मंकीज का उसका ग्रुप होता है, और उसका एक घर से लेकर के सेंटर तक उसका जो है ना सपोर्ट करने वाले लोग हो जाते हैं। बहुत सारा मामला जो है ना, क्या कहते हैं, घर की बात पंचायत में भी उसका सपोर्टर मिल जाते हैं, पंचायत के ब्लॉक में भी उसका सपोर्ट, जिला में भी सपोर्टर, राज्य में भी उसका सपोर्टर मिल जाता है। उसके झूठ को राज्य में भी अलग अलग बड़े बड़े लोगों तक तो पहुंचाने वाले, और सेंटर में भी बड़े बड़े लोगों तक तो पहुंचाने मिल जाता है। भाई साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमको जो है ना मिला हमको। और दोस्तों, एक जो माया जाल, और मुझे लगता है कि इस माया जाल के सफरर पूरे देश के हर एक नागरिक जो विक्टिम है सब है। अगर मुझे खुशी होगी इस माया जाल को तोड़ने में, और आने वाले दिनों में कोई भी आदमी इस तरह का माया जाल ना बना पाए, अब मेरी जिंदगी का इसी में मेरा रिसर्च चलेगा। अब मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, अब मैं न्यूरो केमिस्ट्री में काम करूंगा, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग जो विक्टिम है, विक्टिम के ब्रेन के डोपामिन को, सेरोटोनिन को, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन को, ऑक्सीटोसिन को, स्ट्रेस हार्मोन को उसके अंदर में इंबैलेंस कर देता है। और इस चीज के लिए विश्व लेवल तक विश्व शांति का इस मॉडल को फैलाने का काम करेंगे, अब ठान लिया हम। और इस चीज के लिए मैं हमारे उन नार्सिसिस्ट लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और उन फ्लाइंग मंकीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। थैंक्स, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मुझे आया जिस चीज के लिए मैं भटक रहा था। और दोस्तों, मैं तो ये चाह रहा हूं कि मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी बच्चों को भी इंकरेज किया जाए। मैं तो सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलकर के बात करने वाला हूं कि हमारे बच्चों को जो है ना वॉलंटियर, पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पर जो है ना, जब वो छुट्टियों में घर जाए तो समाज सुधार के लिए काम करे। वो ये बात चल रही है। और बाकी हेल्थ मिनिस्टर साहब से मैं बात किया हूं कि पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट हर जिला के हर हॉस्पिटल में कीजिए, आप हर पुलिस स्टेशन में आप दीजिए।
क्योंकि ये जो नार्सिस्टिक लोग पुलिस ऑफिसर को जो गुमराह करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उसका कुछ नहीं चलेगा। उसका जो नकाब है ना, नकाब जो ना फड़फड़ा करके जो ना गिर जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब लोगों को अवेयर करने के साथ साथ मतलब प्रशासनिक लोगों से, अलग अलग लोगों से मैं बात करते रहता हूं और करता रहूंगा जिंदगी के आखिरी सांस तक। और धीरे 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 लोग जो है ना क्या कहते हैं बढ़ रहा है। मतलब वो एक शेर नहीं है, मैं तो अकेले अकेले चलाता मंजिलें जालिम, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। बहुत सारे लोग मैं किशनगंज जिला को ही टारगेट रखा था, अब मैं पूरे विश्व के बारे में सोच रहा हूं। डियर फ्लाइंग मंकीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डियर नार्सिस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रास्तों में रुकावट डालने के लिए। और आप लोग जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों से ये बात करता हूं दोस्तों, आप ऐसे समझिए, आप सब्र रखिए। हमारे नबी जब चलते थे, दिन को फैलाते थे, तो उसके जो है ना उसका अबू जहल, उसका चचा, अपने ही लोग जो है ना ये करते हैं, कितना बहुतान फैलाए। तो आपको सब्र रखना है, अल्लाह पर यह करना, अपना काम करते रहना है, अपने फर्ज को मुकरना नहीं है। आपका जो है एक अच्छा बेटा भी बनने का कोशिश कीजिए। बाप अगर बीमार है तो उसके इलाज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिए। मां अगर बीमार है तो उसके जिंदगी के आखिरी सांस तक जितना बन पाए करने का कोशिश कीजिए। भले ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो नार्सिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, बेटा ने अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया उसकी जिंदगी बचाने के लिए। फोगलकोट में पोलिप हो गया, डॉक्टर कैंसर घोषित कर दिया था, जिंदगी का 1 साल बर्बाद कर दिया। हार्ट अटैक हो गया, वो क्या कहता है IIT गुवाहाटी में PhD में एडमिशन होना था, नहीं किया, ये कर दिया। लेकिन बाद में जाकर के बेटा को ही बदनाम करने लगा, हमको नहीं देख रहा है, हमको इलाज नहीं कर रहा है, हम फुटपाथ में भटक रहे हैं। तो ये नार्सिस्ट पेरेंट्स होते हैं। और जो नार्सिस्ट, जो महिला जो होती है अपनी पत्नी ट्रॉमा बॉन्डेड, जो ट्रॉमा बॉन्डिंग नार्सिस्ट क्या करता है, जो ट्रॉमा बॉन्डेड पेशेंट को जो ना प्रॉपर्टी समझ करके नचाते रहता है, वो वही बुलवाता है जो अपना बुलवाता है। तो ये नार्सिस्ट और ट्रॉमा बॉन्डिंग का खेल जो है ना साइकोलॉजिस्ट के सामने में ध्वस्त हो जाएगा। और इसके लिए मैं बात करूंगा, पूरे देश के अलग अलग पदाधिकारियों से भी बात करूंगा, और क्या कहते हैं इसके लिए भाजपा एक मिनिस्ट्री को भी खोलने का कोशिश करूंगा और उसको इंप्लीमेंट करवाने का कोशिश करूंगा मैं। अगर ये साइकोलॉजिकल टर्म का उसका हर जगह ये है, बल्कि लॉयर्स को भी क्या कहते हैं साइकोलॉजी के बारे में, जो पर्सनल असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जजेस को भी होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स को भी होना चाहिए, सारे लोगों को होना चाहिए, इनफैक्ट हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। तो ये चीज है। उसके बाद आपका है क्या कहते हैं ये है, इसलिए मैं इंकरेज करता हूं, आई एनकरेज इज ऑल, क्या कहते हैं बूढ़ा बच्चा जवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सारे लोगों से कहता हूं कि आपका जो है सोशल सर्विसेज है, क्या कहते हैं ह्यूमन राइट, थोड़ा सा कीजिए, उससे सुकून मिलेगा। कुछ मिले ना मिले उससे सुकून मिलेगा। और इसमें है खिदमत खल्क, हमारा अगर कुरान में अगर देखें तो बहुत बड़ा सवाब है। उसके बाद है आपका राइट टू एजुकेशन, सारे बच्चों को, और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में 14 साल तक उन लोगों को एजुकेट कीजिए आप। और एजुकेशन क्या होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। ज्यादा एजुकेशन क्या होता है कि रह जाओ तुमको डॉक्टर बन करके आना है, रह जाओ तुमको IAS बन करके आना है, रह जाओ तुमको जर्नलिस्ट बन करके आना है। यानी कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स के दबाव पर करियर चूज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट को देखना जरूरी है। वही कहते हैं ना, जो सारे पेरेंट्स नहीं, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हमारे बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ने भी नहीं देते हैं। कोई बेटा PhD करना चाहता है, अब जाओ तुमको IAS की तैयारी करनी है, नहीं मानोगे तो एकदम बिल्कुल ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा को पता नहीं होता है, 6 साल 7 साल खराब कर देता है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं गार्जियन के कहने के मुताबिक क्या कहते हैं अलग अलग तैयारी करते हैं। तो यहां पर दोनों लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज करने के लिए दीजिए। और बच्चों को भी कहता हूं कि अपनी मांग को, अपने अधिकार को आप रखिए। उसके लिए तरीका क्या है कि आप टीचर से बात कीजिए, आप सिविल सोसाइटी के लोगों से बात कीजिए, और क्या कहते हैं उनके फ्रेंड से बात कीजिए। हमारे बच्चों को उसके हिसाब से एजुकेट कराया जाए। और एजुकेशन में ऐसा एजुकेशन दिया जाए जिसमें इंसानियत हो। ह्यूमैनिटी इज फास्ट। हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, बला 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 बन रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छा इंसान बन रहे हैं? सबसे पहले ह्यूमैनिटी इज फास्ट, सबसे पहले हमको अच्छा इंसान बनना है। उसके बाद भाई बहुत सारा चीज है, छोटे छोटे कोर्सेज भी है, ITI कोर्सेज भी है, वो भी बुरा नहीं है। किसी के घर में प्लम्बिंग का करना या सफाई का काम करना, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो सफाई कर्मी नहीं मिल रहा है,
इक्वल वेटेज मिलना चाहिए, इक्वलिटी। यानी ये सारा चीजों का अगर समावेश अगर करें तो अपने अंदर में सुकून आएगा और समाज में सुकून आएगा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद है क्या कहते हैं, राइट ऑफ कल्चरल एंड आर्ट। यस, इनफैक्ट भारतीय संस्कृति जो है विश्व धरोहर है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का अगर इतिहास अगर देखिएगा तो 5000 साल पहले का देखिएगा, भाई हमारा देश ऐसा देश है कि जिसमें न्याय के बारे में आज से 3000 साल पहले अशोका द ग्रेट न्याय स्तंभ, न्याय को स्थापित किया था। और ये एक ऐसी खूबसूरती है कि इसमें इन्वेडर्स आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो विश्व शांति का क्या कहते हैं विश्व विजेता बनकर के आए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो इन्वेड नहीं कर पाए। पूरे 3 ही ग्रेट हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एंड क्या कहते हैं अकबर द ग्रेट। यानी पूरे विश्व में 3 ग्रेट, और 3 ग्रेट में 2 ग्रेट हमारे देश में और 1 ग्रेट में हमारे देश को नहीं जीत पाया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। और उसी में बात आती है क्या कहते हैं अशोका द ग्रेट, उसके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी को संस्थापित किया उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि बिंदुसार ने बहुत सारी शादियां किए थे, बहुत सारी पत्नियां थी इसकी, तो पारिवारिक जो है ना राजनीति का शिकार हुआ। कहा जाता है कि उसको एक बच्चा था, बेटा था, 16 या कितनी पत्नियां थे, किसी में 3 या किसी में 16, ज्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उसका जो अशोका द ग्रेट, उसका 101 बेटा में से अशोका द ग्रेट आज भी जो है ना पूरी विश्व में क्या कहते हैं उसको माना जाता है। और आज भी जो है हमारे जो अशोक चक्र है, क्योंकि उन्होंने न्याय स्थापित किया पूरे राज का। उस जमाने में जो अखंड भारत का निर्माण करने के साथ साथ वो जो है न्याय स्थापित भी किया, न्याय संहिता भी ये किया गया, जो सिस्टमेटिक है वहीं से शुरू हुआ, एंशिएंट टाइम से ही। उसके बाद अकबर भी आया, अकबर द ग्रेट, वो बहुत सारा काम किए। तो हमारे को सोने की चिड़िया कही जाती थी। हम तो कहते हैं दोस्तों, पूरे देश के पूरे देशवासियों अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 घंटा फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाए तो आज ये देश मेरा बहुत तरक्की कर जाएगा। सिर्फ 2% बुरे लोगों को क्या कहते हैं हाशिए में कर दीजिए। आप उसे तो जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग उसे जेल नहीं कर सकते हैं, उसको अपने घर में ही जेल बना दीजिए उसको। बिल्कुल सब किसी को न्याय मिलेगा, सब किसी को शिक्षा मिलेगा, सब किसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सब किसी को क्या कहते हैं शांति मिलेगी, सारे महिलाओं को अधिकार मिलेगा और सारे पुरुषों को भी। अब आजकल पुरुष आयोग का भी मांग कर रहा है, जो कि महिलाएं आजकल इतना सशक्त होकर के, वही नार्सिसिस्टिक महिलाएं जो पुरुषों का भी जीना आराम करती है। तो कल्चरल वैल्यूज, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय महिलाएं विश्व धरोहर है। हमारा जो नेक ये जो है ना, ये चीज विखंडित हो रहा है। जो कल्चरल जो आजकल पता नहीं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या 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 क्या, ये हमारे भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा है। और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हमारे जो राजनेताओं को भी सोचना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स उनको भी सोचना चाहिए कि जब से लिविंग रिलेशनशिप में आजादी मिली है किस तरह से विखंडित हुआ है और फसादात कितने बढ़े हैं, कितने मर्डर्स हो रहे हैं, एक अलग तरह का ये है। और बच्चों का पढ़ाई में भी जो है ना क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो लड़का लड़की जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जिसको फोकस पढ़ाई में करना चाहिए, अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहिए, अपना क्या कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, अपना नॉलेज गेन करने में करना चाहिए, वो खोखला होता है, खोखला ये सब करते रहता है, कुछ नहीं। बहुत सारे ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है, लॉ के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो बहुत सारे मेडिकल ग्रेजुएट है, मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता। एक अलग तरह की चीज है, क्वालिटी जो है ना डिग्रेड हो रही है। तो इस चीज के लिए भी सोचना चाहिए, बल्कि रिव्यू करना चाहिए। जो लॉ मेकर्स हैं जो है, और सिविल सोसाइटी के लोग और के राजनीतिक लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ है कल्चरल वैल्यूज। हम तो ये चाह रहे हैं कि किशनगंज जिला में एक मॉडल बना करके पूरे राज्य से पूरा देश से पूरा विश्व, जिसमें सभ्य समाज हो। भाई है ना भाई कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही ये कहा जाता है, बच्चे होंगे और ये होता है। बहुत जगह यूएसए में आप लोग जो मॉडर्न कल्चर में जाने का लोग सुकून से रहते हैं क्या? कोई नहीं सुकून से रहता है, वो लोग वापस आना चाहते हैं। तो जो भारतीय नारी और भारतीय परिवार जो है, इसको भी संगठित करने की जरूरत है, हमारे कल्चर को जो है रिटेन करने की जरूरत है। उसके बाद फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, हर एक आदमी की जिम्मेदारी की पूरी दुनिया में घूम सकता है, और लोग जाते भी हैं। सब्जेक्ट टू लॉ, हर एक आदमी जो है ना कम्युनिटी के लिए जो लॉ है उसको भी ये कर सकते हैं। और 30 है ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे। यस, सारे लोगों के ह्यूमन राइट को ये कह सकता है। चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि 30 पॉइंट था। तो मेरा यही कहना है कि पूरे विश्व में
हर एक आदमी के मानवाधिकार को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला काम है एजुकेट करना, सारे लोगों को एजुकेट करना मानवाधिकार के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मामलात में एजुकेशन नहीं होने की वजह से, यही चीज़ है, मेन चीज़ वही है, एजुकेशन नहीं होने की वजह से। और एजुकेशन के लिए जो है ना, आप लोग ये भी कर सकते हैं, कुरान को भी पढ़ सकते हैं आप लोग, कुरान में भी मानवाधिकार के बारे में दिया गया है। हम उसके अलावा जो 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 आपका जो गीता है या बाइबल है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, हर जगह कहा गया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या कहते हैं, हम लोग मानवाधिकार को प्रमोट करने के लिए अग्रसित होंगे। और पूरे देशवासियों से कहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग वक्त निकाल करके एजुकेशन आप लोग ले सकते हैं, घर बैठ करके ले सकते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा मानवाधिकार के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो दो चीज़ है, अवेयर करना, जानकारी लेना, प्लस किसी का भी मानवाधिकार का अगर वायलेशन अगर होता है तो यू कैन रीच टू द ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड क्या कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और संपूर्ण न्याय देता है, पूरी टीम होती है। थैंक यू दोस्तों।